हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर वीके सर। दोस्तों, जैसे बात कर रहे हैं शेक्सपियर का खूबसूरत प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस का मतलब है कि वेनिस का व्यापारी। दोस्तों, ये ड्रामा जो ये प्ले है, ये शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है या लिखा गया है। और इसको 1596 यानी 1596 में ये ट्रेजी कॉमेडी आई थी। यानी इसको ट्रेजी कॉमेडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना तो पूर्णतः ट्रेजिडी होती है कोई भी, और ना तो पूरी कॉमेडी है, क्योंकि ये इसमें ट्रेजी लास्ट तक होती है, लेकिन पोर्शिया आकर के अपना लॉयर का रोल प्ले करती है। और तो अब हम इस प्ले की ओर चलते हैं। हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले की स्टार्टिंग करें उससे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर के बारे में जान लेते हैं। द ड्यूक ऑफ वेनिस, ये जो ड्यूक ऑफ वेनिस है, ये एक तरह से जज का काम करता है वेनिस में, जिसके आगे ये लास्ट में एंटोनियो का ट्रायल इसी के सामने होता है। और ये एंटोनियो क्या होता है? एंटोनियो अ रिच क्रिश्चियन ऑफ वेनिस मर्चेंट, यानी ये एक क्रिश्चियन होता है जो वेनिस का व्यापारी होता है। और और एंटोनियो ही का बेस्ट फ्रेंड होता है बेसानियो, जिसके लिए ये एक साइलॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसमें 1 पाउंड फ्लैश यानी मांस लिखा जाता है कि जब अगर ये जो उधार पैसा बेसानियों को देने के लिए एंटोनियो ले रहा है, अगर वो समय पर नहीं चुका पाया तो उसके लिए एंटोनियो का हार्ट यानी दिल के पास का 1 पाउंड मांस निकालकर शाइलॉक को देना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है शाइलॉक से। और दोस्तों, ये काफ़ी जनरस उदार होता है और हेल्पफुल, यानी बहुत काफ़ी ये सहायक मंद होता है अपने दोस्तों के प्रति। और ये एक्चुअली शाइलॉक से ही नहीं, ये काफ़ी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको रेशनल डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शाइलॉक ये जो एंटोनियो होता है, ये जितने ज्यूज होते हैं, जितने यहूदी होते हैं, उनसे काफ़ी घृणा करता है, क्योंकि ये खुद में एक क्रिश्चियन होता है। इसलिए शाइलॉक और ज्यू जितने होते हैं उनके प्रति थोड़ा सा हेट की भावनाएं होती हैं। और आगे हम देखते हैं बेसानियो। ये बेसानियो, हम जैसा कि अभी बताए हैं कि ये एंटोनियो का फ्रेंड होता है और स्वेटर टू पोर्शिया, यानी ये पोर्शिया के लिए ये शादी का प्रस्ताव, यानी शादी करने के लिए एक प्रस्तावक भी होता है। और ये जो ग्रासेनियो है, ये एक एंटोनियो और बेसानियो दोनों का ये फ्रेंड होता है। और ये ये नरेशा से प्रेम करता है। लोरेंजो लोरेंजो ये भी एक एंटोनियो और बेसानियो का फ्रेंड होता है, जो कि हम आगे प्ले में जानेंगे। और ये जेसिका से प्रेम करता है। देखो, अब सेलानियो और सेलारियो ये एक जैसे हैं, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंसेस हैं, लेकिन नाम एक ही जैसे लगते हैं। ये इनके अदर फ्रेंड होते हैं, यानी एंटोनियो और बेसानियो के अदर फ्रेंड होते हैं। और सेलारियो, इसमें जो सेलारिनो और सेलानिनो नियो, और ये दो होते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी छोटे व्यापारी होते हैं वेनिस के। और जो सेलारियो होता है, ये मैसेंजर होता है वेनिस का, जो जैसे नाव नाव पर जो जाते हैं, या जैसे जो बोट पानी में जाती है इनकी लुंकी, तो ये मैसेंजर का काम करता है। और जो लिनार्डो है, ये सर्वेंट ऑफ बेसानियो, यानी बेसानियो का ये नौकर होता है। और जो शाइलॉक इसमें जो कहते हैं ना, ये एक तरह विलन का रोल जो प्ले करता है, वो शाइलॉक होता है। ये रिच ज्यू होता है, यानी एक अमीर यहूदी होता है। और मनी लेंडर, यानी जो पैसा उधार देता है सूद पे, जो ब्याज लेता है और सूद पर पैसा उधार देता है, ये होता है शाइलॉक। ये कैसा है? ये यहूदी है। और बाकी जो ऊपर हैं वो सब क्रिश्चियन हैं। और नेक्स्ट देखते हैं।
और ये जेसिका जो होती है ये साइलाक की बेटी होती है। एक करेक्टर आता है ट्यूबल, ये यहूदी है यानी जीव ये भी है। ये ये साइलाक का फ्रेंड होता है। और लेंसलॉट गोब्बो एक नाम आता है, ये एक तरह से क्लाउन है। क्लाउन मतलब मस्खरा होता है। ये लेंसलॉट गोब्बो एक क्लाउन या मस्खरा या मजाकिया कह सकते हैं। ये इस प्ले का क्लाउन है। और सर्वेंट टू साइलाक, और ये साइलाक का नौकर भी है। और ओल्ड गब्बो जो है ये लेंसलॉट के फादर हैं, यानी जो ये लेंसलॉट गब्बो है इसके ओल्ड गब्बो ये फादर हैं। पोर्शिया, पोर्शिया एंड ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमाउंट, यानी एक बेलमाउंट एक प्लेस होता है, एक टाबू होता है जहाँ की एक ब्यूटीफुल लेडी होती है। और और ये बेसानियो की आगे चल के पत्नी भी बनती है, वाइफ बनती है। और एंटानियो को बचाने का ये एक लॉयर का रोल प्ले करती है, जो कि एंटानियो को बचाती है लास्ट में। नरीसा के बारे में बताया है कि ये लेडी होती, वांटिंग लेडी इसको बोला जाता है, जो ये मतलब पोर्शिया की वांटिंग लेडी, या इसको मतलब एक वफादार, एक तरह से नौकरानी ही होती है लेकिन काफ़ी फ्रेंडली होती है। और प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है ये भी स्वेटर टू पोर्शिया एंड और ड्यूक मैन, डार्क मैन। कहने का मतलब है कि ये भी पोर्शिया को बहुत चाहता होता है, ये भी शादी करना चाहता है, लेकिन ये काफ़ी काला होता है। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है आपको आगे प्ले में देखने को मिलेगा, ये काफ़ी काला, बदसूरत और योद्धा ही होता है, और ये पोर्शिया को चाहता है। लेकिन ये जब वहाँ जाता है तो ये गोल्ड कास्केट को चूज करता है, जिससे ये फेल हो जाता है शादी पोर्शिया से करने से। और दूसरा नाम इसी के साथ आता है प्रिंस ऑफ एरागोन। एरागोन का जो प्रिंस होता है ये भी ये स्पेनिश जो होता है नोबलमैन, यानी एक जेंटलमैन होता है, नोबलमैन होता है एक पेनिश केरा। और ये भी एक पोर्शिया से शादी करना चाहता है, लेकिन ये भी सही कास्केट को नहीं चूज कर पाता है। और ये सिल्वर कास्केट, हालांकि आपको 3 कास्केट आगे देखने को मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर और लेड। लेड को हम शायद रोंगा भी बोलते हैं। तो ये भी सिल्वर कास्केट चूज करता है, जिससे कि ये भी पोर्शिया से शादी करने में फेल हो जाता है। अब नाम आता है बल्थजार। ये बल्थजार जो होता है ये पोर्शिया का नौकर होता है, लेकिन आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जब डिस्गाइज रोल प्ले करती है एज ए लॉयर पोर्शिया, यानी एक अपना जब वेश बदल कर जाती है वो जब कोर्ट में, तो वहाँ पर जब अपना नाम रखती है ये बल्थजार ही नाम रखती है पोर्शिया। आगे देखते हैं। एफनो है, ये भी पोर्शिया का ही एक सर्वेंट होता है, और इसमें आपको कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे मर्चेंट, ऑफिसर, द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट के जस्टिस के जो कुछ ऑफिसर्स होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। और एक गोलेयर मिलेगा, म्यूजिशियन मिलेगा, सर्वेंट्स ऑफ पोर्शिया एंड अदर अटेंडेंट्स, यानी दरबारी और पोर्शिया के दरबारी वगैरह देखने को आपको आगे प्ले में मिलेंगे। ये हमारे थे इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो जिनके नाम सामने आएगा। एक नाम इसमें आएगा आपको लारियो का, कोई मतलब इसमें करेक्टर केवल नाम आता है, बाकी कोई रोल नहीं दिखता है। केवल ये कि ये लॉयर होते हैं जो कि पोर्शिया के कजिन भी होते हैं, जिनके पास पोर्शिया जा कर के मतलब अपना एक पत्र के द्वारा और अपना डिस्गाइज रोल जो होता है वो कोर्ट में प्ले करती है। तो इतने करेक्टर हमको आपको आगे प्ले में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अपने प्ले की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों अब हम प्ले को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हम एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट भी देखेंगे आज। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में ये एक सीन होता है वेनिसा स्ट्रीट, यानी एक वेनिस की एक गली का होता है, जहाँ पर इंटर यानी आते हैं एंटानियो सेलारियो और सेलानियो। जैसा कि हम पीछे बताए हैं, सेलारियो और सेलानियो ये एक छोटे वेनिस के व्यापारी होते हैं, जो कि एंटानियो और बेसानियो के फ्रेंड होते हैं। ये लोग एक गली में आपस में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर ये सेलारिनो
अपने मित्र को देख करके यानी एंटानियो को देख करके एक क्वेश्चन करता है कि पास होता है एंटानियो जब ये गली में घूम रहे होते हैं तो उदासी देख करके एंटानियो की ये सेलारिनो बोलता है कि आज दुख का कारण क्या है, मतलब इस तरह से उदास क्यों हो। तब एंटानियो ये स्पीच यानी ये बोलता है कि इन सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, यानी मुझे नहीं पता है, वास्तव में मुझे नहीं पता है उदास क्यों हूँ। यानी ये कहता है कि वास्तव में मुझे नहीं पता है कि मैं उदास क्यों हूँ। इट वरीज मी, और ये उदासी जो है मुझे काफ़ी परेशान करती है। और यू से इट, और तुम कह रहे हो कि ये उदासी तुमको परेशान करती है। बट हाउ आई कॉट इट, पता नहीं कैसे हम इस उदासी के पकड़ में आ गए। ये उदासी हमको फाउंड इट, कहाँ हमको हम इसको कहाँ पर मिल गए। और कम बाई का मतलब यहाँ पर होता है टकराना, या हम इससे कहाँ पर टकरा गए। इट व्हाट स्टेप इट इज मेड, ये कितनी कठोर है। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, ये कहाँ पैदा हुई। आई एम टू लर्न, मैं इसे जानना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये सेलार्नो एंटानियो से पूछते हैं कि तुम एंटानियो इस तरह से उदास क्यों हो। तब एंटानियो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह से उदास क्यों हूँ, और ये उदासी मुझको परेशान करती है, और तुम मुझे देखकर ये कहते हो कि ये उदासी तुमको भी परेशान करती है। जैसे कि होता क्या दोस्तों कि जब हमारा कोई फ्रेंड उदास होता है तो हम उसको भी देख करके मतलब थोड़ा सा साथ में चलते होते हैं रोज, मतलब हंसी मजाक होता है, और एक दिन वो उदास हो जाता है तो हम लोगों को मतलब जैसे कि खराब लगता है। तो इसको भी खराब लग रहा होता है सैलानियों को, और जिससे ये अपने मित्र से ऐसा बोलता है। और तब ये एंटोनियो बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं परेशान क्यों हूँ, और तुम कहते हो कि मुझे देखकर तुम परेशान हो रहे हो। बट हाउ आई कॉट इट, यानी कहने का मतलब ये है कि हम पता नहीं कैसे इस उदासी के चक्कर में आ गए, और ये हम उदासी हमको कहाँ मिल गई, और कहाँ हम इस उदासी से टकरा गए। व्हाट स्टेप इज माई मेड, यानी ये किस चीज़ की बनी है और ये कहाँ पैदा हुई है, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। आगे ये बोलता है कि एंड सच अ वांट विट, यहाँ पर वांट का मतलब चाहने से नहीं होता, एक वांट का मतलब होता है चाहना भी, और एक वांट का मतलब होता है कमी भी। तो ये एंटोनियो बोलता है कि सच अ वांट विट, यह ऐसी मंद बुद्धि है। सैडनेस, जो ये हमारी उदासी है हमको इतना मंद बुद्धि मेक्स ऑफ मी, मुझको बनाती है। डेट आई हैव मच एडो, जो कि मुझे बहुत सारी परेशानियाँ, टू नो माई सेल्फ, इतनी परेशानियों के होते मैं खुद को नहीं जान पा रहा हूँ। कहने का मतलब वही है कि इसके पास इतनी ज़्यादा उदासी है, बोल रहा है कि हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, मंद बुद्धि में कन्वर्ट हो गई इस उदासी के लिए, और जिससे कि हम आज अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। मैं ये पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि इतना उदास क्यों हूँ। और बोलता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, यानी तुम्हारा माइंड यानी तुम्हारा जो दिमाग है वो समुद्र में है। क्योंकि ये लोग क्या होता था कि तब के लोग व्यापारी थे, और ये तब का व्यापार जो होता था वो समुद्र के रास्ते होता था, और समुद्र में हम लोग जानते ही हैं काफ़ी चक्रवात वगैरह, साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान होने का डर भी लगा रहता था। तो सैलानियों को लगता है कि वेनिस से अपना सामान वगैरह जो भेजा है, साजो सामान बेचने के लिए, व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते, उसमें अपनी पूरी पूंजी लगा दिया है। इसीलिए ये काफ़ी दुखी है, और इसीलिए सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र में कोई ऐसा तूफान वगैरह या कुछ आ जाए जिससे कि इसके जहाज वगैरह टूट जाएं। तो वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि सैलानियों इसी चीज़ से परेशान है। तब ये चीज़ बोलता है कि योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, तुम्हारा जो दिमाग है वो इस समय समुद्र में है, यानी समुद्र में उछल रहा है, यानी समुद्र में है, क्योंकि वही सोच रहे हो। देयर वर
जहाँ वर वेयर योर एरोगॉइज विद पोर्ट्री स्टाइल। तो इसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि जहाँ तुम्हारा जो व्यापारिक सामान से लदा हुआ और पोर्टले मतलब जो शानदार सॉयल मतलब जहाज जो है, जो एक पालदार जो जहाज है, वो काफ़ी शानदार तरीके से मतलब वो लदा हुआ लाइक सी जा रहा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सीनियर्स, जैसे कि कोई शाही, आपका जो जहाज इस तरह से जा रहा है जैसे कोई शाही जहाज जा रहा हो। एंड रिच, यहाँ पर बरहस मतलब होता है इम्पोर्टेंट लोग, यानी जो धनी और इम्पोर्टेंट लोग जैसे कि जो बिजनेस क्लास में चलने वाले लोग होते हैं, जिस तरह से ट्रेवल करते हैं, उसी तरह तुम्हारा भी जहाज एक शाही और अमीर और महत्वपूर्ण लोग जो बिजनेस क्लास जैसे ट्रेवल करते हैं, तो उसी तरह ऑन द फ्लड वो अपनी मौज में जा रहा है। और या तो कहें कि एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी, ये तो जब उसको देखकर ऐसा लगता है कि, या तो यह कहें कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई समुद्र का जुलूस जा रहा है, यानी इसको थोड़ा सा वो हाइपरबोल कर रहा है कि तुम्हारा जहाज इस तरह से जा रहा है कि जैसे समुद्र में कोई जुलूस जा रहा हो, इतनी शानदार तरीके से जा रहा है। डू डू ओवर पियर द पेटी ट्रैफिकर्स, जो कहने का मतलब है जो ओवर पियर मतलब जो होता है कि सर, ये तरह चेहरा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई इतने शानदार तरीके से जा रहा हो, जैसे उसका मतलब आता है तो उसका हम चेहरा देखते रहते हैं, चेहरा देखते रह जाते हैं। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जो उसके सामने छोटे मोटे तुच्छ जहाज आते हैं तो वो उसका क्या है, चेहरा देखते रह जाते हैं। दैट कर्टसी, और झुक जाते हैं, टू देम, उसके आगे, वो जो जहाज छोटे मोटे हैं वो सम्मान में झुक जाते हैं, यानी रेवरेंस माने होता है सम्मान। तो दैट कर्टसी टू देम रिवरेंस, यानी सम्मान में झुक जाते हैं उन तुम्हारे जहाज को देख करके, उसके आगे यूं कहें तो शीश नवाते हैं तुम्हारे जहाज को देख करके, इतने शानदार तरीके से जा रहा है, तुमको इतना नाराज हो, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। एज एज दाई फ्लाई बाई देम, और जो भी तुम्हारे जहाज के आगे छोटे मोटे जहाज पास हो रहे हैं या आज से पास से गुजर रहे हैं अपने छोटे मोटे पंखों के साथ, कहने का मतलब ये है कि सैलानियों अपने फ्रेंड को समझाने का प्रयास करता है, बताता है कि तुम्हारा जो दिमाग इस समय ओशियन में रखा है तो आप उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एक तरह से, क्योंकि जो तुम्हारा जो सामान से लदा हुआ और एक पालदार जो जहाज है काफ़ी हैवी, वो ऐसे जा रहा है जैसे कोई सीनियर हो, या जैसे जो अमीर इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं जो जैसे बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, उस तरह से तुम्हारा जो वो मौज से वो समुद्र में जा रहा है आपका जहाज। या फिर यूँ कहें कि उसको जब वो चल रहा है तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मालूम पड़े कि वो समुद्र का कोई जुलूस जा रहा हो, और जिसके आगे जब छोटे मोटे कोई जहाज आते हैं तो उसको देख उसका चेहरा ही देखते रह जाते हैं, और वही छोटे मोटे जो जहाज तुम्हारे जहाज के सामने से गुजरते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि तुम्हारे जहाज को देख करके सम्मान से अपना सिर झुकाते हैं या सिर नवाते हैं। फिर इसके आगे सैलानियों कहता है कि बिलीव मी सर, मेरा विश्वास करो श्रीमान जी, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, यदि आपकी तरह मेरा भी कोई जोखिम भरा कार्य होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन, तो यहाँ पर अफेक्शन का मतलब प्रेम से नहीं, यहाँ अफेक्शन का मतलब भावनाएं चिंताओं से है। तो मेरी अधिकांश चिंताएं या ज़्यादातर चिंताएं वुड बी विद माई होप अब्रॉड, कहने का मतलब है मेरी अधिकतर चिंताएं जो होती उसी के पास होती, यानी जहाँ हमारा वेंचर होता, जहाँ पर हमारा जोखिम भरा चीज़ होता या जिस तरफ जहाज जाता, तो उस जहाज में मैं रहता यहीं पर, लेकिन क्या है मेरी चिंताएं हमेशा वहीं लगी रहती। आई वुड बी स्टिल, और मैं एक पास खड़ा होकर के प्लकिंग द ग्रास, प्लकिंग द ग्रास यानी घास का टुकड़ा तोड़ रहा होता, टू नो, जानने के लिए, वेयर
द विंड, कि हवा किस ओर बहती है। दोस्तों पहले का पैरामीटर हालांकि अभी भी होता है कि जब हम जानना चाहते होते हैं कि विंड किस ओर बहती है, तो हम क्या करते हैं, कोई तिनका उठाते हैं और हवा में छोड़ते हैं। जिधर तिनका उड़ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि इधर इस ओर हवा बह रही है। तो यही चीज़ वो बोलने का प्रयास कर रहा है कि सैलानियों की हमारा बस भरोसा करो सर जी। जो तुम्हारी तरह अगर मेरा भी अगर इस तरह का रिस्क वाला काम होता या मैंने रिस्क लिया होता, क्योंकि ये भी एक सैलानियों ये दोनों भी एक व्यापारी ही हैं, तो वो समझ सकते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं एंटानियो से कि मेरी भी अधिकांश चिंताएं जो होती उसी जहाज के पर लगी होती, और मैं एक पास खड़ा होकर के एक घास का टुकड़ा तोड़ करके हवा में छोड़ रहा होता कि ये किधर, मतलब ये हमारा तिनका किस ओर उड़ रहा है या किस ओर इसकी हवा चल रही है। क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि पहले पालदार नावें होती थी, और जो पाल लगाया जाता था समुद्र में बहती थी, ऐसा तो है ना था कोई इंजन वगैरह होता था, इंजन वगैरह तो होता नहीं था, उसी पाल के सहारे ही इधर से उधर व्यापार होता था। तो इन लोगों को जो हवाएं होती हैं उनका काफ़ी महत्व बढ़ जाता था तब के टाइम में। तो उस हवा को ये लोग देख करके ही नाव को और पानी या जहाज को अपने पानी में उतारते थे। और वही ये बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि अपोजिट साइड में हवाएं बह रही हों, जैसे कि हमारी जो जहाज है वो टूट जाए या कहीं पानी में खो जाए या कोई चक्रवात में फंस जाए। तो इसलिए हवा का महत्व ज़्यादा देते थे। तो वही ये बोल रहा है कि हम भी एक पास खड़े होकर के घास का तिनका तोड़ करके चेक कर रहे होते कि हवा किधर की ओर बह रही है। और आगे कहता है कि इन मैप्स फॉर ports and piers and roads and every objects the might make me fear। कहने का मतलब ये है कि मैं उस मानचित्र को देख रहा होता, यानी घास तोड़ के हवा में चेक कर रहा होता और मानचित्र को देख रहा होता कि जो ये जिस बंदरगाह से होते हुए या जिस रास्तों, यानी पियर्स, पोर्ट्स और पियर्स दोनों एक ही बंदरगाह ही होते हैं, और रोड्स यानी जो रास्ताएं, जिस रास्ते पर हमारा जहाज गया है उस रास्ते पर का हम मानचित्र उठाकर देख रहे होते कि वो रास्ता कैसा है, कब उसमें कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है कि कोई एंड एवरी ऑब्जेक्ट, उस प्रत्येक चीज़ को मैं चेक कर रहा होता जो माइट मेक मी फियर, जो मुझे मेरे अंदर शंका या भय पैदा करती। मिस फॉर्चून यानी किसके दुर्भाग्य का, टू माई वेंचर, मेरे इस जोखिम के लिए, आउट ऑफ डाउट, निसंदेह ही, वुड मेक मी सैड, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं भी दुखी होता। कहने का मतलब यही है कि ये भी एंटानियो से बोल रहा है, क्योंकि एंटानियो जब ये जहाज अपना भेजा है तो वो अपनी पूरी पूंजी के साथ भेजा है, पूरी पूंजी लगा दिया है इस व्यापार में। इसीलिए उसको लगता है सैलानियों को कि ऐसा तो नहीं है कि एंटानियो इसीलिए दुखी हो कि सब कुछ लगा दिया है दांव पर, और अगर कुछ हो गया तो इसीलिए दुखी हो। तो वो भी बोल रहा है कि अगर श्रीमान जी तुम्हारे साथ जो मतलब जैसे रिस्क अगर हम भी लिए होते तो मेरी भी सारी मतलब अफेक्शंस यानी चिंताएं जो थीं वो भी उसी जहाज के साथ होती, और मैं भी शायद आज उदास होता और बार बार यही मैप देख रहा होता और उस रास्ते को बार बार निहार रहा होता, और उस रास्ते में पड़ने वाले जितने बंदरगाह हैं और मानचित्र में हम उसको बार बार देखते, और जो प्रत्येक चीज़ें जो शंकाएं हमारे अंदर पैदा करती हैं उनको सोच करके हम खुद दुखी हो जाते। ये बात सैलानियों कहता है। सैलानियों बोलता है, माई विंड, मेरी सांसें, कूलिंग माई बर्थ, मेरे सूप को ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा कर रही हैं, वुड ब्लो मी टू एन एग्यू, जैसे लगता हो कि वो मुझे एक बुखार की कपकपी की ओर ले जा रही हूँ। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये सोच कर मतलब ये थोड़ा सा घबरा रहा है। वही बोल रहा है कि हमको घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही कि व्हेन आई थॉट, जब भी मैं सोचता हूँ, व्हाट हार्म ऑफ विंड टू ग्रेट, यानी इतनी तेज़ी से जो बहने वाली समुद्र, माइट टू एट अ सी, जो मतलब ये जो हवा बहेंगी अगर समुद्र में, आई शुड नॉट सी द सैंडी और ग्लॉस रन, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं
उस सैंडी ग्लास एंड ऑल, जैसे कि पहले जो प्रत्येक क्षण होता था या समय नापने का जो एक पैमाना या पैरामीटर होता था, वो क्या होता था कि एक दो पेंदी का ग्लास होता था जिसमें एक तरफ रेत भर दी जाती थी और दूसरी तरफ रेत क्या होता था, गिरती रहती थी। उससे वो लोग टाइम का अंदाजा लगाते थे तब के समय में। तो आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर्स ग्लास रन, जो मतलब वो बहती हुई, जैसे कि समय गुजरता हुआ, यहाँ पर कहने मतलब है कि समय गुजरते हुए उस समय के साथ जब मैं सोचूंगा, ये सब सोच रहा है, एक फैंटेसी है, एक कल्पना में सोच रहा है और वो बता रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा और ऐसा सा वो बोल रहा है सेलारिनो कि तब बट आई शुड थिंक ऑफ सैलो। सैलो का मतलब है यहाँ पर जो उथली जगह होती है जो समुद्र में, एंड ऑफ अ फ्लैट, और जो बिल्कुल फ्लैश होती है, जो मतलब एक किनारा होता है जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पर जहाज फंसने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। वही बोलता है कि जब शुड आई थिंक सैलो एंड फ्लैट, जहाँ पर एक बिल्कुल उथली जगह और एक फ्लैट जगह होगी। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू। एंड्रयू क्या होता था तब के रोमन टाइम पे जहाज को एंड्रयू बोला जाता था। तो यहाँ पर एंड्रयू का मतलब जहाज से है, वही जो कमर्शियल व्हीकल्स या मतलब शिप्स हैं जो मतलब मर्चेंट नेवी हैं, वो सब क्या है, ये उनको एंड्रयू बोला जाता था। इन माइथोलॉजी क्या है मतलब इसमें रोमन में। तो एंड माई वेल्दी, जो मतलब जो इतना साजो सामान से भरा हुआ जो जहाज है, डेक, उसकी डेक इन सैंड, उसकी डेक जो है वो क्या है, सैंड में फंसी हुई है। वायलिन हर हाई टॉप लोअर देन, तो कहने का मतलब है यहाँ पर वो उसका जो डक है जो वो उसका क्या है, रेत में फंसा हुआ है। और वायलिंग हर हाई टॉप, जो उसका जो ऊपर का जो है वो क्या है, वो उसी की तरफ झुकाए हुए है, यानी नीचे नीचे की तरफ, एक तरफ जब जहाज फंसता है ना तो एक तरफ झुक जाता है, तो वही बोल रहा है कि एक तरफ उसका जो सिर है वो झुका हुआ है, लोअर मतलब नीचे की ओर, देन हर, यानी जब वो जहाज जब एक तरह से पलटने वाला टाइप का हो जाता है, जब कहीं फंस जाता है, देन हर रिप्स, और जो उसकी पसलियां हैं, पसलियां का मतलब जो साइड होती हैं जो ऊंची ऊंची, जो पानी में डूबी रहती हैं और पानी के ऊपर चलने में थोड़ा सा हेल्प करती हैं, वो रिप्स उसकी जो पसलियां हैं। तो किस हर ब्यूरियल, वो ऐसा लगता हो कि जैसे वो अपनी कब्र को चूम रही हूँ। यानी कहने का मतलब है कि वो जैसे कि अगर कोई कब्र हो तो उसमें सर जब झुकेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जहाज मेरे अपनी कब्र को चूम रहा है। तो वही यहाँ पर उससे तुलना की है कि लगता हो जैसे कि वो जहाज अपनी पसलियाँ जो उसकी हैं वो उस ब्यूरियल उस कब्र को वो चूम रहे हैं। शुड आई गो टू चर्च, और तब मैं चर्च चला जाऊंगा। एंड सी द होली एडिफिक ऑफ स्टोन, एडिफिक माने होता है उस इमारत, ऑफ स्टोन मतलब जो पत्थर की जो इमारत होती है, जो एक चर्च होती है वो पत्थर की इमारत होती है, उसको मैं देखूंगा। और मुझे याद आएगा, तब क्या याद आएगा, उसकी पत्थर की इमारत को देख करके हमको क्या याद आएगा, एंड नॉट बी थिंक, तो क्या मैं उस समय ये नहीं सोचूंगा कि स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक, जो हमारे जहाज के रास्ते में जो एक डेंजर रॉक जो चट्टान आई है, विच टचिंग बट माई, जो कि वो जिसके छूते ही बट माई जेंटिल व्हील्स साइड, जिसकी मतलब जो वो चट्टान समुद्र में पड़ती है और उस चट्टान से जैसे मेरी वो एक जेंटिल मतलब एक विनर्म जो व्हील्स, यानी जो हमारी जो उसकी जो साइड होती है, तो वो जैसे छुएगी वो इतनी कमज़ोर होती है, वुड स्कैटर, वो चिटक जाएगी, एंड वो चिटक जा गई, एंड ऑल हर स्पेसीज, और जो उसमें जो क्योंकि तब तो होता था, तब होता क्या था, जो ये लोग होते थे तो वो अपना काफ़ी मसाले वाला व्यापार करते थे, और जो स्कैटर वो फैल जाएगा, मसाला कौन सा जो मसाला उसमें भरा है वो फैल जाएगा ऑन द स्ट्रीम, किस पर, समुद्र की उस जलधारा पर, इनरोब द रोरिंग वाटर, और इनरोब माने होता है कपड़े से ढकना, इनरोब एक तरह से होता है कपड़े से जैसे ढक लेना, तो यहाँ पर है इनरोब किससे ढकेगा, इनरोब द रोरिंग वाटर विद माई सिल्क्स, रोरिंग मतलब होता है दहाड़ता हुआ, क्योंकि हम देखते हैं ना कि काफ़ी समुद्र का पानी हलचल करता है, तो इनरोब द रोरिंग वाटर विद माई सिल्क, तो वो जो उसमें जो सिल्क है
उससे क्या होगा, उस उड़ा दहाड़ते हुए पानी को वो ढक लेगा। बट इवन नाउ वर्थ दिस, जो अभी सामान जो हमारे जहाज में बढ़ा है, जो उसकी अभी कीमत है, एंड नाउ वर्थ नथिंग, और अब वो कुछ नहीं रहेगी। यानी जब वो जल में बह जाएगी तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। जो भी सामान जहाज में है तो उसकी तो कीमत है, लेकिन जल में बहने के बाद तो उसकी कोई कीमत रह नहीं जाएगी। तब सेल आई हैव थॉट, यानी तब क्या मेरे पास कोई विचार होंगे, टू थिंक ऑन, इस पर सोचने के लिए, या सोचने के लिए मेरे पास क्या विचार होंगे। एंड सेल आई लेक द थॉट, और तब मेरे पास मैं विचार हीन हो जाऊंगा। तब मैं क्या है, विचारहीन हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई विचार ही नहीं बचेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सॉक्ड हो जाऊंगा, एक तरह से कहने का मतलब है वो सॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि वो विचारलेस हो जाएगा, विचार लेक ऑफ थॉट हो जाएगा। दैट सच अ थिंग, और ऐसी चीजें बी चांस्ड, बाई चांस, यानी कि अगर हमारे साथ होती बाई चांस, वुड मेक मी सैड, तो मुझको भी उदास कर देंगी। कहने का मतलब यही है कि जब ये एंटानियो का जहाज जब पानी में चल रहा होता, मतलब जैसे सोच रहा होता है कि एंटानियो इतना परेशान है अपने जहाज़ों को लेकर, तो वो कह रहा है कि ये इसने तो अपनी पूरी पूंजी लगा दी है, अगर बाई चांस अगर इसकी कोई ये पानी में धंस जाए, क्योंकि एक सही भी होता है कि ऐसा भी होता भी है इसके साथ, लेकिन ये सोच रहा है उस सेलारिनो कि हो सकता है इसीलिए एंटानियो इतना दुखी हो। तो बोलता है कि तुम्हारा जहाज जो है समुद्र में गया है, अगर वो समुद्र में किसी कारणवश टूट जाए, बिखर जाए, तो मैं भी इसी तरह, जैसे उसकी रॉक, एक जो चट्टान होती है समुद्र में, उसके आगे तो जहाज कुछ भी नहीं होता है, वो तो प्रत्येक सिरा उसका जो है इतना कमजोर होता है उस चट्टान के आगे। तो बोलता है कि इस तरह से टूट जाएगा। अगर मैं उस समय चर्च भी जाऊंगा ना, तो मैं जो चर्च की इमारत है उनको पत्थरों को देखकर मुझे उस चट्टान की याद नहीं आएगी क्या, जिस जिस एक चट्टान, उसी पत्थर जैसी चट्टान बनी जो मेरे जहाज को नष्ट किया है। तो वही ये सब बोल रहा है कि जहाँ पर हमको वो चट्टान की पत्थरों की बनी चट्टानें जो हमको याद दिलाएंगी कि मेरा जहाज कैसे टूटा, कैसे टकराया, और तब ये मैं सोच करके क्या मैं नहीं परेशान होंगू होंगे, तो मतलब तब क्या ये सोचकर मैं ये परेशान नहीं होऊंगा। ये सांत्वना दे रहा है एक तरह से एंटानियो को। बट टिल नॉट मी, किंतु एंटानियो तुम अभी मुझे मत बताओ। आई नो एंटानियो, मैं जानता हूँ एंटानियो, इज सेड टू थिंक अपॉन इज मर्चेंडाइज, जो आपका जो दुखी होने का कारण है वो आपकी मर्चेंडाइज, यानी जो आपका जो आपने जो रिस्क लिया है या जो आपने जहाज भेजे हैं उसी का आपको दुख है। ये बात सेलार्नो एंटानियो से अब तक कहता है। अब एंटानियो क्या कहता है? एंटानियो कहता है कि बिलीव मी, भरोसा रखो मेरा, भरोसा करो मेरा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैं जहाज को लेकर के परेशान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। थैंक मतलब यहाँ पर धन्यवाद देना नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि एंटानियो बोल रहा है कि मैं ये तो सब अपने फॉर्चून, अपनी भाग्य पर छोड़ता हूँ कि मेरे साथ आगे क्या होगा, क्योंकि माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम। कहने का मतलब जो मेरा वेंचर, जो मैंने जोखिम लिया है, वो कोई एक बॉटम यानी एक जगह पर नहीं लिया है। ट्रस्टेड नॉट टू वन प्लेस, और ना ही मैंने एक स्थान के लिया है, मतलब इसने कई क्षेत्र में भेजा। ये बोल रहा है कि मैंने जो ये रिस्क लिया है जहाज भेजने का, अब हम बस चिंता करें तो किसके किसके लिए करें। ना तो हमको एक जहाज भेजे हैं, ना तो एक स्थान के लिए भेजे, नॉर इज माई होल स्टेट। और जो मैंने जो पूरा अपना स्टेट लगाया है, जो अपना रिस्क लिया है, जो अपनी संपत्ति लगाई है, अपॉन देयर फॉर्चून ऑफ हिज प्रेजेंट ईयर, ना तो मैंने अपना जो पूरी संपत्ति लगाई है वो न इस साल के लिए लगाई है, तो मैं इसके लिए टेंशन नहीं मुझे कोई है। तो वही बोलना है, बिलीव मी नो थैंक फॉर्चून फॉर इट। मैं तो ये सब भाग्य पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोचने बैठूंगा तो मैं किसके लिए टेंशन लूंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई एक ही जहाज गया है। माई वेंचर आर नॉट इन वन बॉटम, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही बॉटम पर लगा हुआ हो, और ना ही कोई ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर वो एक स्थान पर जाए जिसके बारे में सोचें। अभी तो हर एरिया में गया है, तो हम उसके बारे में तो नहीं सोचते हैं। ये तो
ना तो मैंने अपने भाग्य को एक ही जगह पर आजमाया है, यानी ना तो ये साल के लिए आजमाया है। देयर फोर, इसलिए माई मर्चेंडाइज मेक मी नॉट सेड, तो इसलिए जो मेरी मर्चेंडाइज है, जो मेरी जो मतलब मर्चेंड में मैंने जो अपना इन्वेस्ट किया है, वो तो मुझे दुखी नहीं कर रहा है। तब सेलानियो बोलता व्हाई देन यू आर इन लव। व्हाई का मतलब क्यों नहीं है यहाँ पर बोलता है तब तो तुमको मोहब्बत हो गई। तब वो सेलानियो बोलता है कि तब एंटानियो तुमको अगर ये भी दुख नहीं है कि तुम्हारा जो मर्चेंडाइज से तुम दुखी नहीं हो, तो इसका मतलब है कि इसका दुख का कारण जो है आपका, आपको कहीं प्यार हो गया है। तब एंटानियो बोलता है फी फी छी छी, ऐसा नहीं है। सेलार्नो बोलता है नॉट इन लव नीडर। आपने देखा होगा कि नॉट और नीडर दोनों एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये सुपरफ्लास हो जाएगा। जैसे सेंटेंस अभी एडवांस इंग्लिश ग्रामर में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो नॉट और नीडर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो आप नीडर का प्रयोग करेंगे नॉट। लेकिन यहाँ पर भाई शेक्सपियर का ड्रामा है, तो शेक्सपियर ऐसा नहीं कि गलत यूज किया है, शेक्सपियर इस पर इंटेंशन कर रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रभावी बना रहा है कि मतलब थोड़ा जोर देने की बात कर रहा है। नॉट इन लव नीडर, तुमको प्यार भी नहीं है। देन लेट अस से यू आर सैड, तब तो से यू आर नॉट यू आर सैड, यानी तब तो हम कहेंगे तुम दुखी हो, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट मेरी, क्योंकि मेरी यहाँ मतलब शादी से नहीं, मेरी का मतलब यहाँ हैप्पीनेस से है। कहते हैं देन लेट अस से यू आर सैड, तो हम कहेंगे तुम दुखी हो, बिकॉज क्योंकि यू आर नॉट मेरी, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। एंड इट वर यहाँ पर इट वर एज इजी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए उतना ही आसान है टू लव, जितना कि हंसना एंड लीप, कूदना एंड से कहना यू आर मेरी, तुम हैप्पी हो, बिकॉज यू आर नॉट सैड, क्योंकि तुम दुखी नहीं हो। यानी कहने का मतलब ये है कि तो तुम प्यार, यानी वो जो बोलता है प्यार में वाली बातें, तो बोलता है प्यार में तो हम नहीं हैं, छी छी, प्यार से मतलब छी छी करता है वो, तो तुम प्यार में भी नहीं हो, और तो हम कहेंगे कि तुम दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। और यह उतना ही आसान है जितना कि हंसना और कूदना और फिर कहना कि मैं खुश हूँ। यानी तुम ये कह रहे हो कि हम दुखी हैं, लेकिन हमको ये सब नहीं है, तो तुमको भाई दुख किस चीज का है, उसका कहने का मतलब है ये। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि तुम खुश दिखाई पड़ रहे हो तो हम ये सब ना कहें। तो ऐसा कहना कि जैसे हंसना कूदना और फिर कहना कि मैं खुश हूँ, और वैसे ही तुम कर रहे हो कि तुम उदास भी हो और वो बता भी नहीं रहे हो। नाउ बाई टू हेडेड जेनस, तो दो सिरों वाले जेनस की कसम, नेचर हैथ फॉर्म्ड स्ट्रेंज फैलोज इन हर टाइम, यानी जो प्रकृति ने उसको फ्रेम्ड किया, उसको बनाया, उसकी रचना की है, स्ट्रेंज यानी मनुष्य की जो रचना की है, एक विचित्र मनुष्य की रचना की है, इन हर टाइम अपने समय में, सम डेट उसमें से कुछ तो, विल एवर मोर यानी वो हमेशा, पीप थ्रो देयर आईज वो अपनी आंखों से झांकते हैं। ऐसा कहने का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो जब वो हंसते हैं तो उनकी क्या होता है, जब वो गाल ऊपर को चढ़ जाते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। अक्सर आप सभी के साथ होता है ऐसा कि जब वो हंसते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती है। तो वही बोलते हैं कि उसमें जो कुछ लोग तो हैं ईवर मोर जो हमेशा मुस्कुराते हैं, पीप थ्रो देयर आइज वो अपने आंखों से झांकते हैं, वो हमेशा अपनी आंखों से झांकते हैं यानी बहुत खुश रहते हैं। एंड लाफ लाइक पैरट्स एट्स अ बैग पाइपर, तो जो बैग पाइपर मतलब होता है जो बीन बजाने वाला होता है, जैसे कि तब के उसमें वहाँ पर क्या होता था कि जो पायरेट्स को जो बीन बजाने वाले होते थे वो जैसे उनके कहने पर वो क्या होता था, पायरेट्स हंसता था। तो वैसे ही बोलता है कि जो ये जेनस है ये नेचर के उस प्रकृति का, इसका दो सिर है ना, कहते हैं ना टू हेडेड ज्यूज, तो जो इसका एक सिर से जो होता है जब उसकी रचना होती है तो क्या होता है कि मनुष्य काफ़ी हैप्पी होता है, इतना हैप्पी होता है कि अपनी आंखों से ही लगता झांकता रहता है, तो मतलब कि बहुत खुश रहता है। और वो ऐसे हंसता है जैसे मालूम पड़ रहा है कि किसी के कहने पर हंस रहा हो, या बेफालतू का कह सकते हैं, बेफालतू का वो हंसता है, इतना खुश रहता है वो। और दूसरी तरफ क्या होता है
और दूसरी तरफ सच विनेगर आस्पेक्ट, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका स्वभाव, जो आस्पेक्ट उनका टेम्परामेंट, यहाँ पर आस्पेक्ट मतलब है टेम्परामेंट, जो उनका स्वभाव होता है वो विनेगर की तरह, यानी एक तरह से तीखा और अजीब टाइप का होता है, जो मतलब हमेशा उदास रहते हैं। अ, जैसे कि बोलता है ना कि बोला है कि जो जो जेनस है, जेनस के दो सिर हैं, जब एक से रचना होती है तो क्या होता है, उस व्यक्ति उस सर से व्यक्ति क्या है, अब इतना ज्यादा खुश रहता है, इतना जो खास रहता है कि वो बेफालतू का खुश रहता है। और जब दूसरे सर की तरफ से रचना होती है, जब मनुष्य की, तो वो क्या है, वो हमेशा उसका एक चेहरा उदास रहता है और एक तरह से हमेशा बहुत खुश रहता है, कि इतना उदास रहता है कि वो कभी हंसता ही नहीं है। तो उससे मतलब जेनस से उसकी तुलना कर रहा है, किसकी, एंटानियो की, सेलानो। और आगे कहता है कि that they will not show their teeth in way of smile। और वो ऐसे लोग जो होते हैं, जो विनेगर की तरह होते हैं, वो कभी नहीं मुस्कुराते हैं, वो अपने कभी दांत बाहर मतलब मुस्कुराएंगे भी तो दांत उनके बाहर निकल ही नहीं सकते, मतलब वो बिल्कुल मुस्कुराते ही नहीं, बिल्कुल हैप्पी ही नहीं रहते हैं। दो यद्यपि नेस्टर, नेस्टर एक क्या बोलते हैं रोमन, अगर आपने पढ़ा होगा नेस्टर के बारे में, जैसे कि डॉक्टर फ्रस्टास में पढ़ा होगा, इसमें एक नेस्टर, नेस्टर एक योद्धा होता है जो कभी बिल्कुल मतलब हंसता ही नहीं है। तो वो उससे तुलना करता है कि मतलब नेस्टर भी आके, मतलब जब वो कभी मुस्कुराता ही नहीं, हंसता नहीं, मतलब बहुत अच्छा योद्धा होता है लेकिन वो कभी मुस्कुराता हंसता नहीं है। तो यहाँ पर सैलानियों जो होता है वो किससे तुलना करता है, यद्यप जैसे नेस्टर स्वेर कसम खाए कि द जेस्ट बी लाफेबल, जो ये जेस्ट, जेस्ट मतलब जब होता है ये एक तरह से जो ये मजाक है, ये क्या है, हंसने योग्य है। तो अगर वो भी कसम खाए आके कि नहीं, ये जो मजाक आपने किया है ये भी एक हंसने योग्य है, तब भी क्या है, तुम नहीं हंसोगे। मतलब जैसे वो जैनस के जैसे जो दो सर हैं, तो उसमें से जो एक जो उदासी वाला सर है, उससे अगर वो भी आके कहे कि ये हंसने योग्य है, तब भी नहीं हंसेगा। ये एक तरह से सटायर कर रहा है एंटानियो के ऊपर। और यहीं पर हमारा प्ले, आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे में इंटर बेसानियो, अब बेसानी, इतने में बेसानियो आते हैं, लोरेंजो आते हैं और ग्रेटानियो, ग्रेसानियो, ये क्या है, आपस में फ्रेंड होते हैं। जो जैसा कि दोस्तों हमारे सामने कुछ करेक्टर हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा क्या है, बेसानियो है, ये हमारा लोरेंजो है, ये ग्रेसानियो है, और ये एंटानियो है, और एंटानियो के साथ ये सेलारिनो और सेलानियो, ये लोग हैं। तो अक्सर हम देखेंगे इस पूरे प्ले में कि जो बेसानियो है, बेसानियो के साथ लोरेंजो और ग्रेशानियो, ये दोनों लोग रहेंगे। ये दोनों लोग किसके साथ, ये बेसानियो के साथ मिलेंगे आपको। और जो ये एंटानियो है, एंटानियो के साथ हमेशा सेलारिनो और सेलानियो, ये दोनों, ये तीन आपस में एक साथ रहते हैं, और ये तीन आपस में एक साथ रहते हैं। ये पूरे प्ले में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये इनके फ्रेंड हैं। ये क्या है, एक मिनट हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये लोग इनके फ्रेंड हैं और ये सब आपस में फ्रेंड हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेशानियो है, ये और ये एंटानियो, ये आपस में क्लोज फ्रेंड, इसका ब्लूजम फ्रेंड कह सकते हैं। जिसको इनकी लोगों की घनिष्ठता कितनी अच्छी है, ये तो हम आगे प्ले में जानेंगे ही। चलो प्ले की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लास्ट क्लास में जाने थे कि वेनिस की एक गली में एंटानियो के साथ उसके फ्रेंड सेलारिनो और सेलानियो साथ साथ तीन लोग घूमते थे, जिसमें सेलारिनो और सेलारिनो और सेलानियो को लगा कि एंटानियो काफ़ी दुखी है, तो उसके दुख का कारण भी जानने का कोशिश किए। लेकिन एंटानियो भी यही बात बोला कि हमको दुख किस चीज़ का है, ये चीज़ हम भी नहीं जानते हैं। और यही सब बात करते हुए ये लोग गली में जा रहे होते हैं। फिर देखते क्या है कि सामने से बेसानियो और लोरेंजो और ग्रेशानियो, ये लोग आ जाते हैं। तो अब सेलारिनो कहता है कि हियर कम्स बेसानियो,
यानी एंटानियो से कहता है सेलारिनो कि हेयर कम्स बेसानियो, देखो बेसानियो आ गया है, योर मोस्ट नोबल किंसमैन, यानी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। किंसमैन माने होता है दोस्तों, वैसे तो रिश्तेदार होता है, लेकिन यहाँ पर है कि मतलब तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। और उसके साथ क्या है, ग्रेशानियो, ग्रेशानियो लोरेंजो, मतलब उसके साथ ग्रेसानियो और लोरेंजो भी हैं, जो तुम्हारा दोस्त आ गया उसके साथ ग्रेसानियो और लोरेंजो भी हैं। फेयरवेल, फेयर ई वेल, इसका मतलब है कि अब हमको लगता है कि हम लोगों को चलना चाहिए, यानी किसको, सेलारिनो और सेलानियों को। तब और आगे कहता है कि वी लीव यू नाउ, अब हमको लगता है कि तुमको यहीं छोड़ देना चाहिए, विद बेटर कंपनी, यानी तुम्हारे जो अच्छे दोस्त आ गए हैं। सेलारिनो, अब सेलारिनो क्या कहता है कि आई वुड हैव स्टेड इट टिल, यानी आई वुड हैव स्टेड, मैं थोड़ा और रुकना चाहता था, टिल जब तक, आई हैड मेड यू मेरी, इसका मतलब है जब तक मैं तुमको प्रसन्न न कर लेता तब तक मैं थोड़ा और रुकना चाहता था। यदि इफ यानी यदि, वीदर फ्रेंड्स, यदि जो तथाकथित तुम्हारे जो दोस्त हैं, हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, यदि हमको तुम्हारे तथाकथित दोस्त जो आज नहीं आ जाते, जो हमको रोकते नहीं, इसका प्रिवेंटेड का मतलब है रोक, कहीं इनके जो दोस्त आए वो इनको रोके नहीं हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सेलारिनो कहना ये चाहता है कि हम तुम्हारे साथ थोड़ा और रुकने चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारे दोस्त आ गए, और जिसके वजह से अब हमारी लोगों की वार्तालाप थोड़ा सा, क्योंकि वो तुम्हारे ज़्यादा घनी बेसानियों जो है ये एंटानियो का ज़्यादा खास आदमी है, तो हो सोचता ठीक है तुम्हारे दोस्त आ गए, चलो रुकना तो और चाहते थे लेकिन अब हमसे अच्छे भी दोस्त आ गए हैं तो उनके साथ हम तुमको छोड़ रहे हैं। और जो कि रोकने का मतलब वही चीज़ है कि आ गए तो डिस्टर्ब हो गए, तो एक तरह से वो बोल रहा है कि अब भाई हमसे अच्छे दोस्त आ गए हैं तो हमको अब चलना चाहिए। तब एंटानियो ये चीज़ बोलता है कि योर वर्थ योर वर्थ इज वेरी डियर, यानी अब जो हमारे क्या बोलते हैं, इफ वीदर नहीं वर्दियर बोला, सॉरी वीदर पढ़ के, वर्दियर फ्रेंड हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, यदि तुम्हारे जो योग्य जो दोस्त आ गए, यानी जो वर्दियर सबसे लायक अच्छे दोस्त आ गए, हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, वो हमको रोक दिए, तो इसका मतलब है कि इसका एंटानियो जवाब देता है योर वर्थ इज वेरी डियर। इस एंटानियो कहता है ऐसा नहीं है कि तुम्हारी भी कीमत मेरे लिए बहुत है, मायने रखती है, तुम्हारी भी कीमत हम बहुत है, इन माई रिगार्ड, यानी मेरे सीने में, मेरे दिल में, मेरी मेमोरी में तुम्हारी भी कीमत बहुत है। मैं समझ सकता हूँ, आई टेक इट, मैं समझ सकता हूँ, योर ऑन बिजनेस कॉल ऑन यू, यानी जो तुम्हारा कोई काम आ गया है वो तुमको जाना पड़ रहा है। एंड एंड एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और तुम एम्ब्रेस माने होता है कि जैसे तुमको मौका मिल जाना, तुमको मौका मिल गया यहाँ से जाने का, वो, और ये ना बोलो कि हम तुमसे खास कम हैं, जबकि तुमको मौका मिल गया, यहाँ अवसर मिल गया यहाँ से जाने का। तब सेलारिनो बोलता है कि गुड मोरो माई गॉड गुड लॉर्ड, यानी ये जो आए हैं बेसानियो और उसके साथ लोरेंजो और ग्रेसानियो आए हैं, उनको ये नमस्कार कहता है सेलारिनो कि गुड मोरो, गुड लार्ड्स, माई गुड लार्ड्स। दोस्तों गुड लार्ड्स का मतलब ये होता था, ऐसा नहीं कि ये इनके लोगों के नौकर होते थे, ये भी छोटे मोटे व्यापारी हैं, लेकिन ये सम्मान में गुड लार्ड्स बोलते थे। तो कहते हैं कि गुड मोरो यानी गुड मॉर्निंग, माई गुड लार्ड्स, नमस्कार मेरे अच्छे स्वामी। तब बेसानियो बोलता है गुड सीनियर्स बोथ, यानी जो तुम दोनों लोग हो, जिनको बोलता है सेलारिनो और सेलानियों को, कि गुड सीनियर्स बोथ, यानी श्रीमान आप लोगों को भी मेरा प्रणाम। व्हेन शेल वी लाफ से व्हेन, यानी व्हेन शेल वी लाफ, अरे आप जैसे हम आते हैं आप चले जाते हैं, हम लोग कब मिलेंगे, मतलब वही चीज़ है कि जैसे हम आते हैं आप चले जा रहे हैं, अभी तो हम आ रहे हैं जैसे। तो वो बोलता है कि व्हेन शेल वी लाफ, अरे हम लोगों के साथ भी थोड़ा टाइम दे दो, या कब दोगे, से व्हेन कब दोगे।
हम लोगों को कब टाइम दोगे? तब बेसानियो कहता है ग्रो एक्सटेंडिंग एक्सीडिंग स्ट्रेंज, यानी तुम तो दिन पर दिन क्या है हमारे से अजनबी होते जा रहे हो। मस्ट इट बी शो, ऐसा होना ज़रूरी है क्या? यानी बेसानियो कहता है कि पहले तो प्रणाम करता है इन दोनों को, सैलानियों सैलानियों को। फिर बोलता है कि जब हम आते हैं तो तुम चले जा रहे हो, थोड़ा हमको भी टाइम दे लिया करो। तो और उसके आगे बेसानियो कहता है कि यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, यानी तुम तो दिन पर दिन क्या है मतलब अजनबी होते जा रहे हो। मस्ट इट बी सो, क्या ऐसा होना जरूरी है क्या? सेलारिनो कहता है कि वी विल मेक आवर लीजर टू अटेंड ऑन यू। शेक्सपियर का लिखने का तरीका देखो, तो सीधे सीधे बोल सकता था वी विल मीट यू व्हेन यू आर फ्री, यानी कहने का मतलब है मैं आपसे मिलूंगा जब आप फ्री होंगे। लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका देखो कि वो लिख रहे हैं कि वी विल मेक आवर लीजर, यानी मैं अपनी फुर्सत को भी बाध्य करूंगा। यानी सेलारिनो कह रहा है कि मैं अपनी फुर्सत को बाध्य करूंगा जब आपको फुर्सत मिलेगी टू अटेंड ऑन योर्स, और मैं अपने आप को जो है अपने तुम्हारे सामने तब प्रेजेंट करूंगा। यानी जब मुझको फुर्सत, मैं अपनी फुर्सत को बाध्य करूंगा जब तुमको फुर्सत मिलेगी, मैं अपने आप को तब तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा। और इतना कहते ही एक्सिएंट सेलारिनो एंड सेलानियो ये दोनों चले जाते हैं, ये दोनों चले जाते हैं। अब लोरेंजो बोलता है, क्योंकि लोरेंजो और ग्रेसानियो तो बेसानियो के साथ आए हैं, तो अब लोरेंजो कहता है बेसानियो से कि माय लॉर्ड बेसानियो, मेरे स्वामी बेसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटानियो, यानी चूंकि तुम्हारा जो दोस्त है वो एंटानियो आपको मिल गया है। सिंस यू फाउंड एंटानियो, अब तुम्हारा दोस्त मिल गया है। वी वी टू विल लीव यू, और हम दोनों को अब तुमको छोड़कर चलना चाहिए। वी टू विल लीव यू, हम दोनों को छोड़कर तुमको चलना चाहिए। बट एट डिनर टाइम, लेकिन एक बात याद रखना बेशानियों कि तुम अपना खाने का टाइम याद रखना। आई प्रे यू, आपसे मेरी इल्तिजा है, आपसे मेरी इल्तिजा है। हैव इन माइंड, ये अपने दिमाग में रखना। वेयर वी मस्ट मीट, कि हमको कहाँ मिलना है खाने पर, मतलब जो डिनर का टाइम है ये लोग साथ में करेंगे। तो इसलिए वो लोरेंजो बोल रहा है बेसानियो से कि ठीक है बेसानियो, अब तुमको एंटानियो मिल गया है क्योंकि वो तुम्हारा बहुत घनिष्ठ फ्रेंड है। तो हम तुम का मतलब है ग्रेसानियो और लोरेंजो अपनी दोनों की बात कर रहा है कि हम दोनों को चलना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि डिनर टाइम याद रखना, ये भूल मत जाना जहाँ हमको मिलना है खाने पे। तब बेसानियो बोलता है कि आई विल नॉट फेल यू, मतलब कि हम आपसे मिलने में असफल नहीं होंगे, क्योंकि आपसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, खाने पर ही मिलेंगे, हम ये भूलेंगे नहीं। तब ग्रेसानियो बोलता है एंटानियो से, क्योंकि ग्रेसानियो तो लोरेंजो के साथ आया है बेसानियो के साथ। तो अब ग्रेसानियो कहता है कि यू लुक नॉट वेल सीनियर एंटानियो, है श्रीमान एंटानियो, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो आज, क्योंकि बड़ा उदास उदास होता है ना एंटानियो। तो कहता है श्रीमान आप बहुत उदास उदास लग रहे हो, अच्छे नहीं लग, मतलब कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हो आज। तो यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ड, ये लाइन जो ग्रेसानियो की है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट लाइन है कि ग्रेसानियो की, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ड, यानी जितनी तुम इस संसार को अहमियत देते हो, दे लूज इट, जो लोग इस संसार को इतनी अहमियत देते हैं वो इस संसार को खो देते हैं। दैट टू बाई इट विद मच केयर, जो बिजनेस में इसी तरह, जो बिजनेस में जो खरीदते हैं और उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, वो इसी तरह खो देते हैं। जैसे हम लोग दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जैसे इसका कहने का मतलब है जैसे कि इतना महत्व आप दे रहे हो ये यहीं रह जाएगा, हम लोग तो मरणशील प्राणी हैं और हम लोग तो चले जाएंगे एक दिन, कुछ भी कर लेके आए हैं दुनिया में तो कितनी भी टेंशन ले लें, लेकिन यही सब यहीं छूट जाने वाला है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि संसार की जितनी भी चिंता करो लेकिन ये संसार यहीं छूट जाता है। उसी तरह जो व्यापार होता है, क्योंकि ये तो भाई
एंटानियो जो है वो तो व्यापारिक आदमी, तो उसको लगता है कि अपने व्यापार से थोड़ा सा ये दुखी है, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है कि व्यापार में कुछ घाटा उटा हो गया होगा। तो वही बोल रहा है कि ये संसार उसी तरह छूट जाता है जिस तरह से हमसे छूट जाएगा, और इसी तरह बिजनेस भी होता है कि हम चाहे जितना इसकी केयर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये सब भी जिसको जितना ज़्यादा अहमियत देंगे वो उतनी जल्दी ही हमसे बिछड़ जाती है। जैसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हों और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा केयर हो जाए, तो एक दूसरे को मतलब बहुत ज़्यादा केयर करते हों बात बात पर, तो होते क्या है कि दोनों में से एक पिछड़ जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा केयर होती है वो थोड़े दिन तो अच्छी लगती है लेकिन बाद में बहुत बेकार लगती है। इसी तरह वो कह रहा है कि जो बिजनेस को ज़्यादा महत्व देते हैं वो आपसे पिछड़ जाएगा। बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, यू आर मॉर्मसली चेंज्ड। मॉर्मसली मतलब होता है कि अद्भुत होता है, कि यू आर मॉर्वेलसली चेंज्ड, तुम इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तब एंटानियो कहता है, तब एंटानियो क्या कहता है, आई होल्ड द वर्ड, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड। यानी कहने का मतलब है मैं इस संसार को उतना ही महत्व देता हूँ जितना मुझे देना चाहिए। ग्रेसानियो, मैं संसार को उतना ही महत्व देता हूँ जितना मुझे संसार को देना चाहिए। एंड सॉरी ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है अगर आप पीजीटी और टीजीटी के पर्पज से अगर वीडियो देख रहे हैं तो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। यानी कहने का मतलब है कि एंटानियो ग्रेसानियो से कह रहा है कि आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड, मैं इस संसार को उतना ही महत्व देता हूँ जितना ही मुझे देना चाहिए। अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, तो जो ये दुनिया, ये संसार जो है एक रंगमंच के समान है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक रोल मिला है, एक भूमिका अदा करने को मिली है, और वो उसको अपनी भूमिका जरूर अदा करनी पड़ती है। उसी एंड माइन आ सेड वन, और उसी तरह हमको भी एक रोल मिला है, यानी हमको भी एक भूमिका अदा करने को मिली है, और वो हमारा जो भूमिका क्या है, सैड यानी दुखी रहने की। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि दुनिया एक रंगमंच के समान है, और इस दुनिया में सबको एक एक रोल मिला हुआ है जिसको सबको अदा करना है, और हमको उसी में से दुखी होने का रोल मिला है, तो हम दुखी होने का रोल अदा कर रहे हैं। ये बात एंटानियो ग्रेसानियो को कोट किया है। तब ग्रेसानियो एंटानियो की बात का जवाब देता है कि ये दुनिया रंगमंच के समान है, यहाँ पर अपनी अपनी सबको भूमिका अदा करने का रोल भूमिका मिली हुई, रोल मिला हुआ है, जो सब लोग इसी दुनिया में आए हैं और अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे, और मुझको सेट रहने की भूमिका मिली तो हम सेट रहने की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो उस बात को ग्रेसानियो जो है यहाँ पर उसका जवाब देता है, अगर ऐसी बात है एंटानियो, लेट मी प्ले द फूल, तो मुझे फूल का ही रोल अदा करने दो। यानी फूल का मतलब यहाँ पर मूर्ख से नहीं है, फूल का मतलब क्लाउन से है, जोकर या मस्करी, क्योंकि हर एक ड्रामे या हर एक प्ले में एक जोकर होता है ना, एक क्लाउन होता है ना, तो वही बोल रहा है कि लेट मी प्ले द फूल, हमको एक जोकर का ही, तो तब तो मुझे एक जोकर का ही रोल एंटानियो प्ले करने दो, या फिर हमको कह सकते हैं क्लाउन का रोल प्ले करने दो। विद मर्थ, मर्थ मतलब होता है हैप्पी, जिसको कहते हैं खुशी, एंड लाफ्टर मतलब हंसी होता है, यानी हंसी खुशी के साथ हमको ये क्या है, यही जो क्लाउन का रोल है यही हमको प्ले करने दो। लेट ओल्ड रिंकल्स, यानी जब तक हम बूढ़ा नहीं हो जाता हूँ, यानी हमारे गालों पर झुर्रियाँ नहीं आ जाती हैं, तब तक क्या है कि हमको इसी हंसी खुशी से ये मेरा जो जोकर वाला रोल है या क्लाउन वाला रोल है यही अदा करने दो। एंड लेट माई लीवर रेदर दैट विद वाइन, यानी एंड लेट माई लीवर रेदर हीट विद वाइन, और तब तक क्या है, मेरे जो लीवर, मेरा जो लीवर है उस लीवर को शराब से ही गर्म रहने दो।
क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता हूँ, जब तक एक क्लाउन का रोल प्ले करता हूँ, तब तक मेरे लीवर में बस गर्म शराब रहे। गर्म शराब का मतलब ये होता है कि शराब गर्म ही होती है, तभी तो लोग आइस क्यूब डालते हैं उसमें ठंडी करके करने के लिए पी करते हैं और पीते हैं। तो वो जो गर्म शराब है वो मेरे लीवर में रहने ऐसा माना जाता था कि रेनेसा के टाइम पर कि जो लोग शराब पीते हैं अ, उनको खाना अच्छा पचता है और वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा दिन तक जीते हैं, उनको कभी पेट नहीं खराब होता, तो पेट से 80% बीमारियां भी नहीं होती। अगर पेट खराब होगा तो 80% बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। तो ऐसा माना जाता था जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो कभी जल्दी बीमार नहीं होते। तो वही बोलता है कि एंड लेट माई लीवर रेदर हीट विद वाइन, यानी तब तक जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता हूँ या मर नहीं जाता हूँ तब तक मुझे क्लाउन का ही रोल, हंसी खुशी के साथ क्लाउन का ही रोल प्ले करने दो एंटानियो। और जो मेरा और तब तक मैं चाहूँगा कि जो मेरा लीवर है यानी जो मेरा पेट है वो शराब से भरा रहे, गर्म रहे। देन बजाय माई हार्ट कूल, जो मेरा दिल है जो ठंडा पड़े, विद मोर्टिफाइंग ग्रोन्स, यानी मोर्टिफाइंग का मतलब यहाँ पर मोर्टिफाइंग का मतलब है कि जो जानलेवा ग्रोन्स माने आहें होती हैं, जो जानलेवा आहें। क्योंकि अगर हम तुम्हारी तरह उदास रहेंगे, अगर हम लाफ मतलब जो मस्करा का रोल नहीं अदा करेंगे, क्लाउन का रोल नहीं अदा करेंगे और हम शराब नहीं पिएंगे, तो हमारा क्या है, हमारा शरीर तो मतलब टेंशन में थोड़ा सा ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे। और क्या होगा कि हमको बहुत सारी हमारे हृदय में मोर्टिफाइंग ग्रोन्स जो जानलेवा आहें मतलब बीमारियां हो जाएंगी, जिससे कि हम हम चाहेंगे कि हमारा पेट में दारू रहे और हमारा पेट साफ रहेगा तो हम मतलब स्वस्थ रहेंगे। वाई शुड आ मैन, जैसे कुछ लोग होते हैं हुज ब्लड इज वार्म विद इन, जिनके अंदर क्या है, खून जो होता है वो गर्म तो होता है। हुज ब्लड इज वार्म विद इन, जिनके अंदर खून गर्म तो होता है, लेकिन सिट लाइक इज अ ग्रैंड सायर, तो वो क्या है, अपने ग्रैंड सायर जैसे बैठे होते हैं। जैसे ग्रैंड सायर का मतलब यहाँ पर होता है जो इनके जो ऐसा माना जाता था कि जो रोमन लोग होते थे उनके जो अगर पूर्वज कोई एक्सपायर होते थे तो उनको क्या करते हैं, मरने के बाद उनकी मूर्ति बनाई जाती थी संग एक कट इन द एलावेस्टर से, मतलब कट एंड एलावेस्टर मतलब होता है जो संगमरमर से उनको काट के बनाया जाता था उसी मूर्ति की तरह। मतलब जिनके अंदर खून गर्म होता है वो क्या है, बैठ इस तरह से बैठ जाए। अगर जैसे कि ग्रैंड सायर यानी जो ग्रैंड सायर जो अपने पूर्वजों की जो मूर्ति होती थी जो संगमरमर वाइट संगमरमर से बनी होती थी, मार्बल से बनी होती थी, तो अगर जिनके अंदर खून गर्म है और वो इस तरह से बैठ जाए जैसे उनके ऊपर एक सटायर कर रहा है एंटानियो के ऊपर कि भाई तुम अभी जवान हो, तुम इतना टेंशन क्यों ले रखे हो। और हुज ब्लड इज वार्म विद इन, जिनके अंदर खून गर्म होता है, सिट लाइक दिस ग्रैंड शेयर, वो इस तरह के ग्रैंड शेयर की तरह बैठ जाएं कट इन द लेबर, जैसे कि उनकी एक मूर्ति बनी होती है एलाबेस्टर से जो वाइट मार्बल होता है। ऐसे लोग स्लीप व्हेन वी वैक्स, जब सोकर उठते हैं तब भी ऐसा लगता है कि वो नींद में ही हैं, यानी वो सुस्त रहते हैं। एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस, क्रीप का मतलब होता है धीरे धीरे रेंगना, लेकिन यहाँ पर रेंगने से अर्थ नहीं है, यहाँ पर धीरे धीरे से मतलब है क्रीप इनटू द जॉन्डिस, वो क्या होता है, धीरे धीरे जॉन्डिस का शिकार हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एंटानियो से बोलता है कि भाई जब तक हम जिंदा रहें, जीवित रहें, या जब तक हम बूढ़े नहीं होते तब तक हम चाहूँगा कि क्लाउन का ही रोल अदा करें। और मैं मुझे क्या है, एक शराब मिले जिससे हमारा लीवर सही रहे, जिससे हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई शरीर में दिक्कत ना। लेकिन जिनके अंदर खून गर्म होता है और अगर वो लोग इस तरह से बैठ जाएं जैसे कि बूढ़े लोग बैठ जाते हैं, बूढ़े लोग बैठते हैं, तो वो लोग क्या है, ऐसे जो जवान लोग भी हैं कि वो धीरे धीरे जॉन्डिसपीलिया का शिकार हो जाते हैं। बाई बीइंग पीविस, पीविस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, यहाँ पर पीविस का मतलब है चिड़चिड़ा। बाई बीइंग पीविस टेल दी व्हाट एंटानियो, तो मैं तो भैया चाहूँगा कि मैं उस तरह से चिड़चिड़ा बूढ़ा चिड़चिड़ा और बीमारू ना बनूं। तो इससे अच्छा है कि टेल दी बताओ, टेल दी तुम बताओ, व्हाट एंटानियो, जो मैं तुमको बताया हूँ एंटानियो, आई लव दी,
ये मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ इसलिए बताया हूँ। एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स, जो मेरा ये प्यार है ये हमको क्या है, बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। देयर आर सॉर्ट ऑफ मैन, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हुज विसेज, विसेज का मतलब यहाँ पर होता है चेहरा, फेस। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका चेहरे डू क्रीम, क्रीम का मतलब है यहाँ पर, जैसे कि जो लोग क्रीम पाउडर लगा लेते हैं तो क्या चिकने दिखने लगते हैं, तो उसका मतलब है कि देर आर सॉर्ट्स ऑफ मैन, कुछ लोग तो कुछ संख्या में ऐसे लोग होते हैं हुज विसेज, जिनके चेहरे क्या हैं, क्रीम चिकने होते हैं, एंड मेटल, तो इसका मतलब क्रीम एंड मेंटल, तो इसका मतलब है कि उनकी जो सरफेस है और जो उनका जो ऊपरी परत है चेहरे की, वो अपनी क्या है, ये क्रीम से चिकने रखते हैं। लाइक का स्टैंडिंग पॉन्ड, लाइक का स्टैंडिंग पॉन्ड मतलब, स्टैंडिंग पॉन्ड का मतलब होता है जो, क्योंकि आप लोग तालाब को देख, स्टैंडिंग पॉन्ड माने होता है तालाब, तो तालाब को देखे होंगे कि अ, उस तालाब में होता क्या है कि ऊपर से तो वो साफ दिखता है लेकिन नीचे उसके अंदर बहुत सारी शैवाल होती है, उसी तरह बोलते हैं जैसे वो स्टैंडिंग दिखते तो मतलब वो पॉन्ड ही हैं, मतलब होते पॉन्ड ही हैं, लेकिन वो क्या है अपना क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, यानी प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं। आज के डेट में देखते हैं कि हीरो हीरोइन लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें कराते हैं, एक्ट्रेस जो होते हैं, तो वही चीज़ बोलता है कि जो वो होते तो अंदर से पॉन्ड ही हैं लेकिन वो क्या है ऊपर से चिकने होते हैं। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस, और ऐसा वो इसलिए विलफुल स्टिलनेस, ऐसा वो जानबूझ कर करते हैं। इंटरटेन, तो ऐसा वो जानबूझ कर करते हैं। विद पर्पज, और उनका जानबूझ करने का ये तरीका होता है, यानी विद पर्पज टू बी ड्रेस्ड इन ओपिनियन, वो ऐसा करने का उनके पीछे उद्देश्य जो होता है, वो उद्देश्य होता है कि वो दूसरों की राय में अच्छे बने रहें। ऑफ विजडम, और वो बुद्धिमान कहलाएं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सुंदर होते हैं, चार्मिंग होते हैं, आकर्षक होते हैं, तो वो लोग और काफ़ी मतलब शांत स्वभाव के होते हैं, उनको क्या है ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। तो वही बोलते हैं कि ऐसे लोग तो होते हैं, क्या होते हैं मतलब एक पॉन्ड की तरह होते हैं, लेकिन वो अपना क्रीम पाउडर लगा के चिकने बने रहते हैं, और वो दिखाना क्या चाहते हैं, उनका पर्पज़ इसके पीछे होता है कि वो समाज में बहुत अच्छे बने रहें, वो लोगों की नज़र में अच्छे बने रहें। और विजडम, ग्रेविटी, विजडम मतलब जो बुद्धिमान बने रहें, ग्रेविटी मतलब आकर्षक बने रहें। प्रोफाउंड कंसीट, जिनके अंदर मतलब वो दुनिया को दिखाना ये चाहते हैं चुप रह करके, साइलेंस हो करके, इस तरह से क्रीम लगा करके मतलब चिकने हो करके, तो वो दुनिया को दिखाना ये चाहते हैं कि हम दोनों दुनिया की नज़र में अच्छे बने रहें, दुनिया उनको अच्छा माने। और प्रोफाउंड कंसीट, और के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं। जैसे अक्सर होता क्या है कि बाबा बन जाते हैं और अपना रूप धारण कर लेते हैं, बड़ा चुप और गहन दिखने लगते हैं, और वो दिखाना क्या चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और बोला मतलब उनके अंदर बहुत गहरे गहरे विचार हैं, विजडम है मतलब बुद्धिमानी है, ग्रेविटी, और वो थोड़ा आकर्षक भी होते हैं, थोड़ा अपने को मेंटेन रखते हैं। अक्सर हम देखते हैं आज के डेट में ये समाज में बहुत है। और एज हु शुड से, और वो अपने आप को कहते हैं आई एम सर ओरेकल। ओरेकल का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता था उस समय रेनेसा टाइम पर कि ओरेकल उनको कहा जाता था कि जिनको माना ये जाता था कि वो एक देव, उनके पास देव कोई एक ईश्वरीय पावर है, कोई ईश्वरीय शक्ति है, जो लोग दूसरे का भविष्य बता सकते हैं या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं ओरेकल माना जाता था। तो वो अपने आप को वही बोल रहा है ग्रेसानियो एंटानियो को कि ऐसे लोग क्या होते हैं प्रोफाउंड कंसीट, वो उनके अंदर वो अपने आप को दिखाना क्या चाहते हैं, गहरे गहरे विचार दिखाना चाहते हैं, और अपने आप को क्या मानते हैं कि वो ओरेकल हैं, यानी वो भविष्य वक्ता हैं या किसी को भविष्य बता सकते हैं, एक तरह से ऋषि मुनि की तरह। अपने टाइम पर जो देख लो बहुत सारे ऐसे घूमते हुए मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे घूमते हुए नहीं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन वो क्या है बहुत सारा दिखावा उनके लोगों को होता है। वो हालांकि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो गुरमीत राम रहीम जैसे भी होते हैं। एंड व्हेन आई ओपन माई लिप्स, ओप का मतलब है ओपन, और व्हेन आई ओपन, और कहते हैं वो कहते हैं कि व्हेन आई ओपन माई लिप्स
तो मैं जब अपना मुंह खोलता हूँ कुछ कहने के लिए, लेट नो डॉग्स बार्क, तो उसमें क्या है, जो कोई भी जितने बैठे होते हैं तो उसमें कोई बोल नहीं सकता। जब वो लोग बोलते हैं तो उसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये गिरसानियों तो बहुत चिढ़ता है और ऐसे लोगों से। तो वही ऐसे जो वहाँ पर बैठ के श्रोता जो होते हैं उनको क्या बोलता है, डॉग से तुलना करती है कि एंड व्हेन आई ओप माई लिप्स, जब वो अपनी लिप खोलते हैं तो नो डॉग, तो उनके सामने कोई कुत्ता भौंक नहीं सकता, यानी कोई बोल नहीं सकता जो वहाँ बैठ सुनने वाले होते हैं। ओ माई एंटानियो, और मेरे एंटानियो, अरे मेरे एंटानियो, आई डू नो, मैं जानता हूँ आप दी जैसे लोगों को, यानी एंटानियो से कहता है मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ कि जो लोग दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, ढोंग ढोंग सलाह करते हैं और क्या करते हैं कि उसके बाद अपना बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी मतलब ऐसे यूज़ कह लें कि आज के टाइम पर इनको जो जितने ये घूमते हुए बाबा ढाबा मिल जाएंगे ना, तो ये आपको इसी तरह मिल जाएंगे बहुत सारे। उसी तरह वो भी अपने टाइम पर के बता रहा है कि अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं और बहुत जेंटल होते हैं और काफ़ी विनम्र होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं। लेकिन ऐसे लोग अंदर से क्या होते हैं, एक पाउंड की तरह होते हैं, मतलब एक पाउंड तरह था, एक स्टैंडिंग पाउंड की तरह होते हैं, तालाब की तरह होते हैं अंदर से, जिनके अंदर से अवाल उवाल सब कुछ होता है। मतलब जैसे कि गंदगी बहुत अंदर भरी होती है लेकिन क्रीम पाउडर लगा के वो चिकने बहुत होते हैं। तो वही चीज़ बोलता है, ऐसे एंटानियो हम ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि देयर फॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज, ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं केवल वो अपने आप को रेप्यूटेड वाइज, मतलब अपने आप को केवल बुद्धिमान साबित करने के लिए लोगों के पास में करते हैं, हम कि बहुत बुद्धिमान है, उनका पर्पज यही होता है। फॉर सेविंग नथिंग, उसके अलावा उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो इतना ही होते हैं। व्हेन आई एम वेरी श्योर, हालांकि मैं बहुत मतलब इस चीज़ के लिए आश्वस्त हूँ, मैं जानता हूँ कि इफ़ दे शुड स्पीक, जब वो बोलते हैं, इफ़ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर, और जो इनकी मतलब जो इनकी भाषण को सुन लेता है, वुड ऑलमोस्ट, वो पूर्णतया डैम दोज ईयर्स, वो अपने कानों को क्या है, डैम बने तो होता है अभिशप्त करना, तो वो क्या है अपने कानों को क्या करते हैं, अभिशप्त कर लेते हैं, यानी श्रापित कर लेते हैं। किस तरह से, विच हेयरिंग देम, उनको सुन करके, उनकी भाषा को, उनकी भाषण को सुन करके वो अपने कानों को क्या करते हैं, अब श्रापित कर लेते हैं। वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, और ऐसे लोग क्या है, जो लोग सुनने नहीं जाते हैं, वो अपने आकर के भाइयों से क्या बोलते हैं कि तुम नहीं गए उनकी भाषण सुनने, भाषण उनके मतलब जो भी वो बोले ऋषि मुनि, या जैसे उसी टाइप से हम आपको यहाँ पर ऋषि मुनि का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन ये ऋषि मुनि को कोट नहीं कर रहा है, ये ऐसे लोगों की बात कर रहा है। वहाँ भी इसी तरह होते थे। वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, और वो आकर के अपने भाइयों से क्या बोलते थे कि तुमने सुनने नहीं गए, लेकिन तुम क्या हो, मूर्ख हो। और यहाँ पर जो डैम शब्द आया, यानी अभिशप्त होने की बात जो कही, तो ऐसा माना जाता था, क्रिश्चियन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो अपने भाई को मूर्ख बोलता है वो एक तरह से श्रापित इंसान हो जाता है, क्योंकि भाई को वहाँ मूर्ख कहना एक श्राप के बराबर माना गया कि वो तुम अपने भाई को मूर्ख होगे तो तुमको श्राप लगेगा। ग्रेसानियो एंटानियो से कहता है कि बट फिश नॉट, तुम उस मछली की तरह मत बनो। इसका मछली का कौन है जिसको आगे हम बताएंगे, पहले विद दिस मेलंकली बैट, यानी जो मेलंकली बैट का मतलब है कि जो ये उदासी भरे चारे के साथ तुम उस मछली की तरह मत बनो। फॉर दिस फुल गैजन, तो ये गजन जो मछली है ये बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है, उसमें अगर कुछ भी अगर तिनका उनका लगा लो और वो गजन आकर के उसको खाने के चक्कर में सबसे पहले ऊपर आ जाती है और उसको लोग पकड़ लेते हैं। तो वो बोल लेता है कि तुम इस मछली की तरह, मतलब इस तरह उदासी तरह अगर बने रहोगे तो उस मछली की तरह मत बनो कि जो मतलब जो एक मूर्ख मछली होती है, या मतलब वर्थलेस, जो किसी काम की नहीं होती, जो अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाती, तुम उसी मछली की तरह मत बनो, जैसे कि तुम उस शांत स्वभाव के मत बनो उनकी तरह, गधों की तरह। तो वही एंटानियो को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस उदासी भरे मतलब चारे के साथ तुम उस मछली की तरह मत बनो जो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है। दिस ओपिनियन,
और ओपिनियन का मतलब यहाँ पर होता है कि दूसरों की राय में, कि मतलब दूसरों की राय में बहुत अच्छे मत बनने की कोशिश करो, जो अपना काम है उससे काम रखो और दुनिया की टेंशन छोड़ो। आगे ग्रेसानियो कहता है, कम गॉड लेरांजो, कम गुड लेरेंजो, अरे अच्छे मेरे दोस्त लोरेंजो, आओ, फेयर ई वेल वाइल, और ये एंटानियो से बोल रहा है, एंटानियो बेसानियो से बोल रहा है कि फॉर यू, फॉर ये वेल वाइल, मैंने कुछ देर के लिए आप लोगों को अलविदा, माफ़ी चाहेंगे कि हम अब चल रहे हैं। ये कैसे बोल रहा है, ये ग्रेसानियो बोल रहा है एंटानियो और बेसानियो से, क्योंकि तीन लोग तो आए थे, बेसानियो, लोरेंजो, ग्रेसानियो। तो लोरेंजो ग्रेसानियो तो जा रहे हैं, तो अब बचे को एंटानियो और बेसानियो। तो एंटानियो और बेसानियो से बोल रहा है कि फेयर यू वेल वाइल, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को आप लोगों से विदा चाहेंगे। आई विल एंड माई एक्सटर्सन, और जो मेरी एग्जॉर्टेशन का मतलब है एडवाइस, एग्जॉर्टेशन मतलब एडवाइस से होता है कि मैं अपनी जो इस एडवाइस को हम यहाँ पर नहीं ख़त्म कर रहे हैं, हालांकि हम थोड़ी देर के लिए आपसे, मतलब अभी एंटानियो इतना बोला है और आगे बोलेगा ये कि, सॉरी एंटानियो नहीं है, अभी ग्रेसानियो इतना बोला है एंटानियो पर, और ये आगे और बोलना चाहता है कि अभी हम इस बात को, अपनी एडवाइस को ख़त्म नहीं किए हैं, बस थोड़ी देर के लिए आपसे छुट्टी, मतलब थोड़ा सा छुट्टी चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा विदा चाहते हैं, क्योंकि अब दोनों लोग आ गए हैं, तो आप बातें करें और हम चल रहे हैं, और इसीलिए लोरेंजो को बुला रहा है। तो वो आगे कहता है, आई विल एंड माई एग्जॉर्टेशन, जो मेरी जो एडवाइस है उसका में जो अंत है आफ्टर डिनर, मैं जब शाम को हम लोग खाना खाएंगे ना उसके बाद ख़त्म करेंगे, मतलब अभी और बोलेंगे, अभी तो खाने पे बोलेंगे, यहाँ तो बोल लिए, अब खाने पे बोलेंगे। तब लोरेंजो कहता है, वेल अच्छा ठीक है, वी विल लीव यू, ये उसे बोलता है कि मतलब बेसानियों से, उनसे दोनों से बोलता है, बेसानियो और एंटानियो से, लोरेंजो भी, वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, यानी बेसानियो से कह रहा है कि मैं तुमको डिनर टाइम के तक के लिए छोड़ रहा हूँ। आई मस्ट बी वन ऑफ दोज, आई मस्ट बी वन ऑफ दोज सैम डम्ब, और हमको भी बनना पड़ेगा उनमें से, जैसे कुछ लोगों को भी बोला है ना कि बहुत लोग गूंगे जैसे रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, कम बोलते हैं, चार्मिंग दिखते हैं, और चेहरे पर क्रीम वगैरह लगाए रहते हैं, यानी चिकने बने रहते हैं, हमको भी लगता है उसी तरह बनना पड़ेगा। ये लोरेंजो एक तरह से सटायर कर रहा है ग्रेसानियो पर, और बेसानियो से मतलब कि वो फेयरवेल लेने के बाद फेयरवेल ले रहा है, और उसी के साथ वो एक तरह से ग्रेसानियो पर सटायर कर रहा है कि वी विल लीव, वेल ठीक है, से विदा चाहेंगे, यू देन टिल डिनर टाइम, जब तक डिनर हम नहीं कर, डिनर टाइम तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। यह बात बेसानियो से लोरेंजो कह रहा है, और आगे ये सटायर कर रहा है एक तरह से ग्रेसानियो पर। आई मस्ट बी वन ऑफ दोज सम डम्ब, और हमको भी उनकी तरह बनेगा जो कुछ लोग बौरे होते हैं, बौरे होते हैं, वाइज मैन, जैसे कि अभी वो बोला ना कि बौरे वाइज मैन जो आकर्षक दिखते हैं और चार्मिंग दिखते हैं, और अपने चेहरे पर काफ़ी सर्जरी करे रहते हैं, यानी जो मतलब चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाए रहते हैं, या मतलब अपना रूप जो छिपा लेते हैं, असली रूप, उनकी तरह ही बनना पड़ेगा। क्योंकि ग्रेसानियो नेवर लेट मी स्पीक, क्योंकि ग्रेसानियो तो हमको कभी बोलने ही नहीं देता, क्योंकि ग्रेसानियो जब हम दोनों लोग साथ में होते हैं तो ग्रेसानियो ही बोलता रहता है, लोरेंजो कहता है कि हमको बोलने ही नहीं देते, तो इसलिए हमको क्या है, उसे डम्ब वाइज मैन तरह बनना पड़ेगा, जिस तरह से ग्रेसानियो बोल रहा है। तो ग्रेसानियो बोलता है इसके आगे, अब ग्रेसानियो लोरेंजो की बात का जवाब देता है कि वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर, यानी ठीक है तुम 2 साल मेरे साथ और रहो, यानी कीप मी कंपनी, तुम मेरे साथ 2 साल मेरे साथ रहो, बट 2 years मोर, यानी 2 साल और रहो। दाउ सेल्ट नॉट, और तुम सॉल्ट नॉट नो, यानी तुम नहीं जान पाओगे, द साउंड ऑफ दाइन, तुम अपनी आवाज़ को ही नहीं जान पाओगे, तुम 2 साल मेरे साथ रहो तो ऑन टंग, जो तुम्हारी जुबान से निकल रही तुम्हारी आवाज़ ना, वो तुम खुद नहीं पहचान पाओगे, इसका मतलब ये है कि तुम खुद मेरे जैसा बोलने लगोगे, 2 साल तुम मेरे साथ और रहो केवल। तब एंटानियो बोलता है, इन दोनों को बोलता हुआ देख करके एंटानियो कहता है, फेयरवेल ठीक है, तुम दोनों को विदा या नमस्कार। आई विल ग्रो अ टाकर,
हम भी लग रहा है कि ग्रो मतलब वृद्धि कर जाएंगे, टाकर मतलब बोलने में। फॉर दिस गियर, गियर का मतलब होता है कि योर एडवाइस, गुड एडवाइस, या कह सकते हैं कि इस तरह से जो आपने एडवाइस किया है हमको, उतनी देर से बोल रहे हो कि कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को बड़ा ऐसा दिखाने की शो करते हैं और काफ़ी बुद्धिमान दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि वो अंदर से होते नहीं हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इतना जो तुमने एडवाइस किया है, और उसको सुन करके हमको भी लगता है कि हम भी टाकर बन जाएंगे। अब ये क्या करता है, जो लोरेंजो को जवाब दिया था ग्रेसानियो कि तुम 2 साल मेरे साथ और रहो तो तुम भी टाकर बन जाओगे या बहुत ज़्यादा बोलने वाला बन जाओगे, तो उसी का जवाब एंटानियो दे रहा है ग्रेसानियो को कि ठीक है, ठीक है, अब तुमने तो इतनी एडवाइस दी है इतनी देर, तो हम भी क्या है ज़्यादा बोलने वाला तब ग्रेसानियो जो होता है ना, तो एंटानियो की बात जो बोलता है कि ठीक है, अब इतना एडवाइस कर दिए हो तो हम भी अब बोलना सीख ही लेंगे। तो उसी बात के लिए ग्रेसानियो कहता है थैंक्स, धन्यवाद, आई फैथ, मेरा भरोसा, ऐसा मानना है, फॉर साइलेंस, साइलेंस के प्रति ऐसा मेरा मानना है, यानी चुप्पी के प्रति या शांति के प्रति ऐसा मेरा मानना है कि इज ओनली कमेंडेबल, यानी कमेंडेबल होता है मतलब प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा तभी की जा सकती है इन अ नीड्स टंग ड्राइड, जब बैल, नीड्स मतलब होता है बैल, जब जब बैल की जीभ सूख जाए, तो जब सूख जाए बैल मतलब जब मुंह में कुछ होगा ही नहीं उसके बैल के जीभ पे, तो वो क्या है, पागुर नहीं करेगा। तो पागुर नहीं करेगा तो क्या है, वो शांति से बैठेगा। तो वही बोल रहा है कि एक सटायर कर रहा है कि चुप तो वो लोग रहें जिनके पास बैल मतलब बैल की तरह होते हैं, जो जिनके पास पागुर करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो चुप रहेंगे। या फिर एंड अ मैड नॉट वेंडेबल, या फिर उस स्त्री की तरह, जैसे कि जो अपने जिस्म का व्यापार इस लड़कियां औरतें करती हैं, अ, तो जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो उनकी कोई कहता है कि मतलब कोई कीमत लगाने वाला नहीं होता है। तो या तो फिर वो लोग चुप रहें कि जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि वो स्त्रियां जो बूढ़ी हो जाती हैं और वो उनको शादी नहीं होती है या कोई शादी के लिए कोई भी नहीं मिलता है, तो वो चुप रहें। यानी कहने का मतलब है कि जिस बैल के जीभ पे यानी कुछ खाने को ना रहे वो चुप रहे, या फिर जिन औरतों की शादी नहीं होती है वो चुप रहें। शांति बस उन्हीं के अंदर अच्छी लगती है, बाकी तो अगर इंसान है तो इंसान को क्या है, बोलना चाहिए। तो वो मतलब एक तरह से सटायर कर रहा है। और इतना कह करके ग्रेसानियो एंड लोरेंजो गो लाफिंग आर्म इन आर्म, यानी ग्रेसानियो लोरेंजो आपस में हाथ बाहों में बाहें डाल करके हंसते हुए चले जाते हैं। और हम जैसे कि इसमें बेसानियो और एंटानियो का रोल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लास्ट क्लास में 3 करेक्टर से परिचित हुए थे, उसमें बेसानियो और लोरेंजो और ग्रेसानियो, और फिर देखते हैं आगे कि ग्रेसानियो और लोरेंजो दोनों लोग चले जाते हैं। वहीं से आज प्ले की स्टार्टिंग करेंगे, और जो हमारे सामने 2 करेक्टर दिख रहे हैं तो उसमें उनसे हम वाकिफ़ होंगे कि एंटोनियो है और ये हमारा पेशानियो है। एंटोनियो इस पूरे प्ले का हीरो है, हालांकि हीरोइन जो है वो पोर्शिया है। उसकी शादी हमको देखने को मिलेगा आखिरी में कि होती तो बेशानियों से है, लेकिन वो हीरोइन होती है और इस प्ले का हीरो होता है एंटोनियो। अक्सर हम देखते हैं कि जो हीरोइन होती है उसी का हस्बैंड जो होता है वो हीरो होता है, लेकिन इस प्ले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीरो जो है एंटोनियो है और जो हीरोइन है वो पोर्शिया है। बेसानियो क्यों नहीं है ये आगे हम प्ले में जानेंगे। कि हम पिछली क्लास में जाने थे, जो बेसानियो के साथ उसके फ्रेंड आए थे ग्रेसानियो एंड लोरेंजो, वो बाहों में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। और अब इसके आगे हम देखते हैं। एंटोनियो कहता है दैट एनीथिंग नाउ, जो ग्रेसानियो बोला है वो कुछ तुमको समझ में आया? तो बेस क्योंकि देखे हैं इससे पहले वाले प्ले में कि ग्रेसानियो बहुत सारा बोलता है, बहुत सारा बेफालतू के एंटानियो को वो सलाहें देकर जाता है।
तो उसी बात वो एंटानियो को समझ में नहीं आता है कुछ क्या बोल के गया है। तो वो बेसानियो से पूछता है कि क्या तुमको उसमें कुछ समझ में आया। तो बेसानियो बोलता है, ग्रेसानियो स्पीक्स एन इनफाइनाइट। जो ग्रेसानियो है वो बहुत बोलता है, यानी बहुत बेफालतू का बोलता है। ऑफ नथिंग, डील ऑफ नथिंग। और जो उसमें लॉजिक की बात करें तो वो कुछ भी नहीं होता है। मोर देन मैनी मैन इन ऑल वेनिस। जो वेनिस में इतना कोई नहीं बोलता है जितना ग्रेसानियो बोलता है। और हिज रीजन्स आर, और जो उसके लॉजिक यानी जो उसके उसके बातों में कोई अगर तर्क की बात की जाए तो ऐसे हैं जैसे 2 grains ऑफ व्हीट, 2 दाने गेहूं के, हिड इनटू बुशल्स, 2 bushels। और दो उसके गेहूं के 2 दाने 2 ढेर में हों। ईज ऑफ काफ, चाफ मने होता है, काफ मने होता है भूसा, यानी भूसे के 2 ढेर में 2 गेहूं के दाने हों। उसकी बातों में तो इतना लॉजिक होता है। यू सेल सीक ऑल डे। अगर तुम उन भूसों यानी दो ढेरों को अगर खंगालोगे, पूरा दिन ढूंढोगे, एयर यू फाइंड देन, तब तुमको मिलता क्या है, कुछ। उसकी बातों में बिल्कुल ना के बराबर लॉजिक मिलेगा। एंड व्हेन यू हैव देम, और यदि कुछ तुमको अगर उसमें से मिल भी जाता है, दे आर नॉट वर्थ द सर्च, तो उसकी कीमत तुम्हारे ढूंढने के बराबर भी नहीं होगी। तो मतलब बेसानियो ये कहता है कि बेसानियो इतना बोलता है जिसमें कोई मीनिंगलेस बोलता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर फिर एंटानियो कहता है आगे, वेल ठीक है, छोड़ो ये सब। टेल मी नाउ, अब तुम हमको बताओ, व्हाट लेडी इज द सेम, क्या वही लेडी यानी वही लड़की है, टू होम जिसके लिए, यू शोर जिसके लिए तुम कसम खाए थे, सीक्रेट पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब होता है, पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थयात्री। लेकिन यहाँ पर मतलब तीर्थयात्री से नहीं है, यहाँ पर पिलग्रिमेज का मतलब है कि जिससे मीट मतलब मिलना, जिसके लिए तुम सीक्रेटली मिलना चाहते थे ये वही, और जिसके लिए तुम सीक्रेट अकेले में मिलने के लिए कसम खाए थे ये वही औरत है। दैट यू टुडे प्रॉमिस्ड टू टेल मी ऑफ, जिसके लिए तुम आज हमसे, जिसके बारे में आज हमको बताने के लिए आज का वादा किए थे। ये एंटानियो बेसानियो से कहता है कि ये वही औरत है जिसके बारे में तुम कसम खाए थे अकेले में मिलने के लिए हमसे, तुम प्रॉमिस भी किए थे कि उसके बारे में आज हम बताएंगे तुमको। तो बेसानियो कहता है टिज, टिज मतलब इट इज नॉट अननोन टू यू, ये तुम्हारे लिए अनजान नहीं है, यानी जिस लड़के की बात कर रहे हो वो तुमसे अनजान नहीं है एंटोनियो। हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब होता है जो अपंग होते हैं उनका। तो वो कहता है हाउ मच हैव डिसेबल्ड, जिस लड़की की बात तुम कर रहे हो ऐसा नहीं है कि तुम उससे अनजान हो, जिसकी खातिर यानी जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा डिसेबल्ड यानी फुटपाथ पर आ गए, यानी जिसकी खातिर हम फुटपाथ पर आ गए। माइन स्टेट, और जो मैं अपना स्टेट यानी पूरी जो संपत्ति थी, बाई समथिंग शोइंग, जो कुछ थी जो दिखाने के लिए, जो जो दिखती थी, जो हमारी संपत्ति थी, आ मोर से स्वेलिंग पार्ट, उसको हम और ज़्यादा दिखाने के लिए मतलब हमने क्या किया, बर्बाद कर दिया। यानी जिस लड़के के लिए आज हम फुटपाथ पर आ गए और जो मेरी संपत्ति थी वो दिखाने के लिए हम क्या किए, उसको बर्बाद कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके मतलब दिखाने के लिए उसके लिए फैशन वगैरह किए तो उसके लिए बर्बाद कर दिए। देन माई फैट मीन्स, और जो फैट मतलब यहाँ पर है, फैंट मतलब होता है कम, कम से मतलब है। तो जो मेरे कम संसाधन थे, वुड ग्रांट जो हमको अलाउ करते थे मतलब हमको परमिशन देते थे कंटिन्यूस खर्च करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे कम संसाधन थे और हम उतना खर्च कर नहीं सकते थे, लेकिन उस लड़की के लिए हम इतना ज़्यादा खर्च कर दिए, उतना ज़्यादा हम खर्च किए जिससे कि हम फुटपाथ पर आ गए। नॉर डू आई नो मेक मैन मॉन, और इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मौन मतलब होता है अफसोस होना या दुख होना। टू बी अ एब्रिज, एब्रिज मतलब होता है कटौती, कर्टल। तो जो मेरी अब्रिज फ्रॉम सच अ नोबल रेट, जिससे कि जो हमारी जो हैसियत जो भी थी वो भी चली गई, उसमें कटौती हो गई, उससे हमको कोई अफसोस नहीं है।
बट माई चीफ आर, जो मुख्य चीफ केयर, बट माई चीफ केयर जो मेरी मुख्य चिंता है, इज कम फेयरली टू कम फेयरली फ्रॉम द ग्रेट डेब्ट्स। वो हम, डेब्ट्स मतलब होता है कर्ज, तो जो हमने उसके लिए कर्ज लिया, उस पैसे उसको मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, और हम अपना जो उसके लिए अपने आप को मेंटेन किया, फैशन किया, उसके लिए क्या हुआ कि जो हमें संसाधन थे वो भी हम ख़त्म किए, और लेकिन जब कम पड़ा तो हम कर्ज भी लिए। जो अब हमारे पास टेंशन इस बात की नहीं है कि जो मैंने गंवा दिया उसकी तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन टेंशन चिंता इस बात की है कि जो मैंने कर्ज लिया है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। वही बोल रहा है टू कम फेयरली फ्रॉम, यानी उससे हम कैसे बाहर आए द ग्रेट डेब्ट्स, जो हम डेट्स जो इतना बड़ा ले रखे हैं उससे कैसे बाहर आए, इसकी हमको चिंता है। वेयर इन माई टाइम, वेयर इन माई टाइम अपने समय में, जब हम मतलब ये सब फैशन वगैरह किए, समथिंग टू प्रोडिगल, तो समथिंग टू प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो अत्यधिक खर्च, पैसा का खर्च करता है। जो मैंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, हैथ लेफ्ट मी गेज्ड, गेज्ड मतलब होता है इन्वॉल्व, मतलब इंगेज कर देना, मतलब उस इस कर्ज से हमको दबा दिया, मतलब जैसे कर्ज से हम भर गए। टू यू एंटानियो, और तुम्हारे लिए जो एंटानियो, आई वो द मोस्ट, तो एंटानियो मैं तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। इन मनी, यानी आई ओ टू मोस्ट, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इन मनी, पैसे के मामले में भी, एंड लव, और प्यार के मामले में भी। एंड फ्रॉम योर लव, और तुम्हारे प्यार की खातिर, आई हैव वारंटी, मुझे हक है, टू अनबर्डन, बर्डन माने होता है बोझ, लेकिन अनबर्डन का मतलब होता है कि तुम्हारे सामने उस चीज़ को डिस्क्लोज कर मतलब उसका खुलासा करूं कि तुम्हारे प्यार की खातिर मुझे इस बात का हक है कि जो मेरे अंदर है मैं तुम्हारे सामने खुलासा करूं। ऑल माई प्लॉट्स, मैं अपने पूरे प्लॉट्स मतलब योजना प्लान के बारे में, एंड पर्पज अपने उद्देश्य के बारे में, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेप्थ्स, कि मैं इस डेब्ट यानी इस कर्ज को से बाहर कैसे आऊँगा, उस बात को मैं प्लान तुम्हारे सामने कर सकता हूँ, मतलब खुलासा जो है वो हमारे पास जो भी प्लान है उनके सामने मैं आपके सामने खुलासा कर सकता हूँ। आई वो जो मैं ले रखा हूँ, यानी जो मैं कर्ज ले रखा हूँ। तब एंटोनियो बोलता है, आई प्रे यू, मेरी आपसे इल्तिजा है, गुड बेसानियो, मेरे अच्छे दोस्त बेसानियो, लेट मी नो इट, मुझे भी बताओ जो तुम्हारे अंदर है। एंड इफ इट स्टैंड, यदि वो प्रासंगिक होगा, यानी वो रिलेवेंस हो गए, जो तुम्हारे प्लान हैं वो सुनने लायक या मानने लायक होंगे, जो भी बताने योग्य है वो आप हमको बताओ। एज यू योर सेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर, यहाँ पर कहने का मतलब है कि तुम उसी सम्मान के साथ बताओ जैसे कि मैं तुम्हारा सम्मान मैं अपने आंखों के अंदर रखता हूँ। बी अश्योर्ड, और तुम निश्चिंत रहो, यानी बी अश्योर्ड तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि माई पर्स, पर्सन, जो मेरा पर्स यानी मेरी जो पूरा धन है, मेरी जो वॉलेट मतलब मेरा पूरा पैसा है, माई पर्सन, और जो मेरा वैभव है, माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, और जो सबसे कीमती हमारे संसाधन हैं, लाई ऑल अनलॉक्ड, वो तुम्हारे सामने खुले पड़े हुए हैं। टू योर ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर, यहाँ पर मतलब है कि तुम्हारे उपभोग के लिए या तुम्हारे खर्च के लिए या तुम्हारे लिए, उस जितनी तुम्हारी खातिर मेरे पास जो भी पैसा है, वैभव है, यानी जो, और एक्सट्रीमिस्ट मीन्स जो हमारे सबसे कीमती संसाधन है वो तुम्हारे लिए सब अनलॉक्ड खुले हुए हैं, वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। तब बेसानियो बोलता है कि इन माई स्कूल डेज, जब मैं स्कूल डेज, यानी स्कूल डेज मतलब मैं छोटा था, बचपन में था, बचपन की बात कर रहा, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब जो तीर होता है उसकी बात कर रहा है, नुकसान कर लेता था या खो देता था। आई शॉट हिज फेलो, तो मैं उसका फेलो मतलब उसका दूसरा, तो मैं दूसरे तीर को, ऑफ दिस सेल्फ सेम फाइट, तो मैं दूसरे तीर को उसी गति से चलाता था,
द सेल्फ सेम वे, और हम उसी रास्ते पर चलाता था विद मोर एडवाइज्ड वॉच, पहले से काफ़ी ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलाता था, यानी मोर एडवाइज्ड वॉच पूरी सावधानी से चलाता था। टू फाइंड द अदर फोर्थ, छोटा था बचपन में, तो जब मैं एक तीर चलाता था, जब वो खो जाता था तो उसी दिशा में उसी गति के साथ दूसरा भी तीर चलाता था, दूसरे पहले वाले तीर को पाने के लिए। बाई एडवेंचरिंग बोथ, इस तरह से हम दोनों पर खतरा लेते थे। आई ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब अक्सर, आई ऑफ्ट मैं अक्सर फाउंड बोथ, और दोनों को पा लेता था, यानी एक तीर को छोड़ता था जब वो खो जाता था तो उसी दिशा में हम दूसरा तीर छोड़ते थे, और जिससे कि हम दोनों तीर पा लेते थे। आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ, इसलिए हम जो बचपन में किया करते थे उस चीज को हम आपके सामने इस बात को साबित करना चाहूँगा। बिकॉज व्हाट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, इनोसेंस माने होता है मासूम। जो कुछ मैं अब कहना चाहता हूँ वो पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आई ओ यू मच, कि मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, है एंटोनियो, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। एंड लाइक अ विलफुल यूथ, जिस तरह से हमने मतलब एक अपनी आवारगी में पैसा खर्च किया है, डेट व्हिच आई ओ इज लॉस्ट, जिसके लिए हम जो तुमसे हम जिसके लिए तुमसे हम ऋण लिए थे और उसको हम क्या किए, विच आई ओ इज लॉस्ट, जिसको हम अब ख़त्म कर चुके हैं अब तक। कहने का मतलब है कि जो हम पिछला पैसा लिए थे उसको तो हम अपनी आवारगी में ख़त्म कर दिए। इफ़ यू प्लीज़, यदि आप खुश हों, टू शूट अनदर एरो, अगर आप खुश हों एंटानियो, तो आप मेरे ऊपर एक चांस और ले सकते हैं, यानी एक बार पैसा हमको उधार दिए थे, जिस तरह हम एक तीर छोड़ते थे दूसरा तीर पा लेते थे, तो उसी तरह चाहो, क्योंकि इस समय तो हमारे पास पैसे हैं नहीं जो मैं तुमको लौटा सकूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझको मेरे ऊपर एक बार फिर से तीर चला के देख लो, जैसे हम बचपन में चलाया करते थे, एक तीर को पाने के लिए दूसरा तीर चलाते थे। एरोज दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, अगर तुम पहला तीर जिस रास्ते पर चलाए थे उसी रास्ते पर दोबारा मारने के लिए तुम तैयार अगर हो, आई डू नॉट डाउट, तो ये मुझे कोई संदेह नहीं होगा कि एज आई विल वॉच द एम, तब जब मुझे अवसर मिलेगा, यानी तुम मुझे जब पैसा दोगे उधार, जब दूसरा तीर चलाओगे, तो जब मुझे अवसर मिलेगा, आर टू फाइंड बोथ, तो मैं उससे तुम्हारा जो पहले कर्ज ले रखा था वो भी और जो अब लूँगा वो भी लौटा दूंगा। और ब्रिंग योर लेटर हजार्ड, अगर मैं पहला वाला नहीं लाने के काबिल हुआ तो मैं कम से कम ब्रिंग योर लेटर हजार्ड, तो उस जोखिम जो मतलब वो जो ऋण है तुम्हारा, वो हम तुम्हारा बाद वाला जो अब तुम दोगे उसको हम लौटा देंगे, बैक अगेन, यानी दोबारा लौटा देंगे वो। एंड इस प्रकार से, एंड और थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, और इस तरह हम तुम्हारे पहले वाले ऋण का हमेशा आभारी रहेंगे। तब एंटानियो आगे बोलता है, एंटानियो कहता है कि यू नो मी वेल, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, एंड हेयरिंग स्पेंड बट टाइम, लेकिन तुम यहाँ अपना समय केवल बर्बाद कर रहे हो, टू विंड अबाउट माई लव, तुम केवल उछाल रहे हो हवा में मेरे प्यार को, विद सरकमस्टांसेस, यानी मेरी परिस्थितियों के साथ तुम क्या है मेरे प्यार को हवा में उछाल रहे हो। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग, अब तुम मेरे प्यार के साथ बहुत गलत कर रहे हो। इन मेकिंग क्वेश्चन, संदेह करके, आप माई आउट ऑफ माई आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट का मतलब अटर मोस्ट का मतलब है कि प्रयास, अटेम्प्ट, ट्राई करके, मतलब जो तुम इस तरह से बोले हो अभी, बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हो, तीर
मैं पहला तीर चलाता था और दूसरा तीर तुम मुझे पास देख लो, तो यानी तुमको मेरी दोस्ती पर संदेह है, तभी तो तुम इतना इस तरह से बोल रहे हो। लेकिन ये अब तुम मेरी दोस्ती पर संदेह करके तुम मेरे प्यार के साथ बहुत गलत कर रहे हो। देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, इससे अच्छा होता कि तुम मेरी सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते। देन डू बट से टू मी व्हाट, और बजाय इसके तुम हमसे ये कहते कि मुझे क्या करना चाहिए। आई शुड डू, और मुझे क्या करना चाहिए। देट आई यू नॉलेज, जो तुम्हारे दिमाग में हो। मे एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट, जिसके लिए मैं तैयार होता। देयर फोर, इसलिए स्पीक, बोलो। तब बेसानियो कहता है, इन बेलमाउंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट। बेलमाउंट में एक लड़की है, यानी लेडी है, रिचली लेफ्ट, जो धनवान छोड़ी गई का मतलब ये है कि जो बेलमाउंट में जो पोर्सिया होती है, उसको अपने पिता के द्वारा विरासत में बहुत सारा धन मिला होता है। तो वही बोल रहा है कि बेसानियो, इन बेलमाउंट इज अ लेडी, बेलमाउंट में एक लेडी है, रिचली लेफ्ट, जो बहुत धनवान है। एंड सी इज फेयर, और वह बहुत खूबसूरत है। एंड और फेयर देन द वर्ल्ड, और वह इतनी खूबसूरत है कि जो खूबसूरत शब्द कह रहे हैं ना, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऑफ वंडरस वर्च्यू, वंडर्स में तो जानते ही हैं। वर्च्यू माने होता है क्वालिटी, वंडर्स माने अद्भुत, उसके अंदर अद्भुत गुण हैं। सम टाइम, कभी कभी, फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से। आई डिड रिसीव, मैंने प्राप्त किया है। फेयर, सुंदर। स्पीचलेस, जिसमें कोई आवाज़ ना हो या जिसकी जुबान ना हो। मैसेज, यानी जिन जुबानों में मैसेज नहीं होता है, उन आँखों, उसकी मैं आँखों में क्या है, उन लेटर यानी उस मैसेज को प्राप्त किया हूँ। यानी जब हम उससे पहली बार जब उससे मिले, तो वो अपने आँखों में बहुत सी बात कह गई। हर नेम इज पोर्सिया, और उसका नाम क्या है, पोर्सिया है। नथिंग अंडर वैल्यूड, उसको कम नहीं आंका जा सकता। टू कैटोज डाटर, कैटोज डाटर ब्रूटस पोर्सिया। जो लोग जूलियस सीजर पढ़े होंगे, उसमें कैटोज डाटर यानी पोर्सिया की, उसमें भी एक पोर्सिया होती है जो ब्रूटस की पत्नी होती है, और वो बहुत खूबसूरत होती है। यानी यहाँ पर बेसानियो जो है, ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया और कैटोज की डाटर पोर्सिया की बात कर, उससे तुलना कर रहा है अपनी पोर्सिया से। ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया को लगता है कि उसके पति ब्रूटस को कुछ बुरा हो गया है, तो वो क्या करती है, सुसाइड करने का प्रयास सोचती है। तब वो क्या करती है, सुसाइड करने को सोचती है। और फिर वो सोचती है कि फिर सोचती है कि हमारे पिता इतने बहादुर, क्योंकि ये जो कैटोज होता है बहुत बहादुर होता है, और ब्रूटस भी बहुत बहादुर होता है, तो हम इतनी निर्लज्जता के साथ अपनी सुसाइड यानी अपनी आत्महत्या नहीं कर सकती। इसलिए वो क्या करती है, जलता हुआ अंगारा खा करके आत्महत्या करती है। और लेकिन वो बहुत खूबसूरत होती है, तो उसी से बेसानियो क्या है, इस पोर्सिया की तुलना उस पोर्सिया से करता है कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वह उतनी ही सुंदर है जितनी ब्रोटस की पत्नी पोर्सिया सुंदर थी। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, और ना तो ये पूरा जो संसार है, ये विशाल संसार, उसकी कीमत से अनभिज्ञ है। इग्नोरेंट माने अनभिज्ञ होना। वर्थ, कीमत की बात क्या हुई, कीमत क्या मतलब, पोर्सिया खूबसूरत भी है और गुणवान भी है, तो इसका मतलब वो प्राइसलेस है। तो वही वो बोलता है कि पोर्सिया की जो मतलब कीमत है, वो पूरा संसार जानता है। नॉर इज वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, और ना ही ये विशाल संसार
उसकी कीमत से अनभिज्ञ है। फॉर द फोर विंड्स ब्लो, जो ये चारों दिशाओं से बहने वाली हवाएं हैं। इन फॉर्म एवरी कॉर्ड्स, जो चारों दिशाओं से बहती हैं यानी प्रत्येक कोने से बहती हैं, वो रिन्यूड स्वेटर्स, वो अपने साथ किसको बहा के लाती हैं? एक प्रसिद्ध स्वेटर्स, मतलब चाहने वालों को, किसके? पोर्सिया के, यानी प्रसिद्ध चाहने वालों को लाती हैं। एंड हर सनी लेग्स, और जो पोर्सिया के जो लेग्स जुल्फे हैं, यानी जो चमकीली जुल्फे हैं, हैंग ऑन हर टेम्पल्स, उसके जो वो जो उसकी चमकीली जुल्फे हैं वो हैंग ऑन हर टेम्पल्स, उसके मुखार बिंदु पर ऐसे लटकती हैं, लाइक जैसे अ गोल्डन फीस, एक गोल्डन फ्लीस। तो गोल्डन फ्लीस की चलो हम आगे स्टोरी अभी बताएंगे। जैसे कि गोल्डन फ्लीस, which makes her a Scot, सॉरी, which makes her सीट, और उसको बनाती हैं, मतलब जो उसके जो जुल्फे हैं वो क्या बनाती हैं? हर सीट, उसकी सीट को बनाती हैं, यानी उसके निवास स्थान को बनाती हैं। बेलमाउंट क्लोजर स्ट्रॉड, और बेलमाउंट को क्या है? क्लोजर स्ट्रॉड में बदल देती हैं। एंड मैनी जैसन्स, और जो बहुत सारे जैसन्स होते हैं, कम इन द क्वेस्ट ऑफ हर, तो वो क्या है? उसकी तलाश में आते हैं, यानी पोर्सिया के प्यार में तलाश में आते हैं। अब हम आपको स्टोरी बताते हैं गोल्डन फ्लीसेस की, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये किस बात का कोट कर रहा है। गोल्डन फ्लीस की स्टोरी यूनान की एक पौराणिक कथाओं में मिलती है, जिसमें फ्लीस की ऊन, यानी एक ऐसी भेड़ जिसकी ऊन सोने की थी, यानी जो जो ये क्या बोलता है, जो गोल्डन फ्लेसेस की बात कर रहा है ना, तो उसकी क्या है? उसकी जो ऊन थी, भेड़ थी वो, उसकी जो ऊन थी वो क्या है? सोने की थी, ऐसा माना जाता है यूनानी पौराणिक कथाओं में। और जो इस स्टोरी का जो हीरो होता है जैसन होता है। तो अभी नाम जैसन का आया है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, नाम जैसन का आया है, जैसे जैसन। तो ये जो जेसन होता है इस स्टोरी का हीरो होता है, जो गोल्डन फ्लीस होता है उसका हीरो होता है। और उस ये जेसन क्या है? उस ऊन को प्राप्त करने के लिए अपने साथियों, उसके साथियों को बोला जाता था एर्गोनॉट कहा जाता था, के साथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, यानी काले सागर में एक जगह जलजीरा था। आप लोगों ने जैसे जिसका नाम था, जो नाम आता है, एक जलजीरा होता है, जलजिला होता है, यानी जहाँ पर बिल्कुल आग से धुआं निकल रहा हो, ऐसा विशालकाय था। वहीं पर गोल्डन फ्लीस बंधी होती, एक आग के पेड़ से बंधी होती है, और उसकी सुरक्षा जो है ड्रैगन करता है। ड्रैगन वही जो आग खाता है और आग उगलता है, काफ़ी विकराल सांप जैसा होता है। और किंतु उसके बावजूद, यानी जो ड्रैगन रक्षा करता है उसके बावजूद, जैनसन, एक लड़की होती है मैडी, उसके सहायता के से जा करके उस भेड़, यानी गोल्डन फ्लीस की ऊन, यानी जो सोने की ऊन होती है, वो लेकर आता है। तो वही कहता है कि यहाँ पर पोर्सिया की जुल्फों की तुलना उस जलजिला से की है, कि जैसे बोलता है एंड हर सनी लेग्स, जैसे उसकी जो जुल्फें होती हैं, जो लड़कियां करती हैं, जो दिन भर वो संवारा करती हैं, चार बाल निकाल लिए और दिन भर संवारा करती, वही जुल्फों की बात कर रहा है। एंड हर सनी लॉक्स, जो उनके जो उनके चमकीले जुल्फें होती हैं, हैंग ऑन हर टेम्पल, जो उसके मुखार बिंदु पर लटकती हैं, लाइक अ गोल्डन फ्लेज, वो किस तरह होती है? उसी सोने की भीड़ की ऊन की तरह लटकती हैं। व्हिच मेक्स, जो बनाती हैं, उसके लिए एक निवास स्थान बनाते हैं बेलमाउंट में, और बेलमाउंट को किस में बदल देती हैं? क्लॉज द स्ट्रैंड, वो उसी जलजीरे के साथ बदल देती है, जो क्लॉचे जहाँ पर वो भेड़ बंधी थी, इतनी खूबसूरत हो जाती है। एंड मैनी जॉनसन्स कम इन द क्वेस्ट ऑफ हर, और मैनी जॉनसन, जैसे कि भेड़ की ऊन की चाहत में जॉनसन वहाँ गया था, इसी तरह पोर्सिया की चाहत में न जाने कितने स्वेटर्स उसकी तलाश में वहाँ पर आते हैं। आगे बेसानियो कहता है, हेड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस,
यदि मेरे पास इतने संसाधन होते कि आई होल्ड द राइवल प्लेस, उस प्रतियोगी स्थान पर हो, वन ऑफ देम, जहाँ प्लेस जहाँ पर सब लोग आते हैं, जितने स्वेटर्स पोर्सिया के होते हैं वहाँ पर आते हैं, उन वन ऑफ देम, उनमें से मैं एक हो पाता। आई हैव अ माइंड प्रेसाइजेस, प्रेसाइजेस मतलब होता है प्रडिक्शन, भविष्यवाणी करना। तो इसलिए मेरा दिमाग जो है ये भविष्यवाणी करता है कि मैं सच आ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब होती है सक्सेस। तो मुझे क्या है इसमें जरूर निसंदेह ही इसमें सफलता मिलती। दैट आई शुड क्वेश्चन लेस, वो भी निसंदेह, यानी जो कि निसंदेह, फॉर्चून यानी मैं भाग्यशाली, मैं निसंदेह ही भाग्यशाली बनूंगा। वॉच इन ऑर्डर टू फाइंड द फर्स्ट, और जितने लोग वहाँ आते उनमें से मैं विजयी होता, यानी फाइंड द फर्स्ट, मैं उसको सबसे पहले पाता है। दाउ नोवेस्ट दैट, कि तुम अच्छी तरह से जानते हो बेसानियों की, ऑल माई फॉर्चून्स, जो मेरे पास धन था, आर एट द सी, वो सब समुद्र में है, यानी उसने तो समुद्र, सारा धन अपना समुद्र में लगा दिया। नाइदर हैव आई मनी, ना तो मेरे पास पैसा है, नादर कमोडिटी, ना तो मेरे पास कोई ऐसा सामान है, टू रेज, जिसको मैं गिरवी वगैरह रख के मैं आप प्रेजेंट सम, जिसको मैं गिरवी रख के तुम्हारे सामने कुछ पैसा रख पाता हूँ। देयर फॉर गो फोर्थ, इसलिए गो फोर्थ, तुम जाओ, ट्राई और प्रयास करो या पता लगाओ, व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिश डू, और तुम पता लगाओ कि व्हाट माई क्रेडिट, मेरे नाम पर, कैन आई वेनिश डू, कि तुमको कितना पैसा मिल सकता है, यानी मेरे बिजनेस के आधार पर तुमको कितना पैसा मिल सकता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम तुरंत जाओ, पता करो वेनिस में कि मेरे नाम पर कितना पैसा तुमको मिल सकता है। दैट शेल बी रेक्ट, जितनी तुमको आवश्यकता हो, इवन टू द अटर मोस्ट, जितनी जितनी तुमको ज़रूरत हो, जितना तुमको ज़रूरत हो प्रदान करने के लिए, यानी जो बेलमाउंट जाने के लिए तुमको जो फर्निश दी टू बेलमाउंट, जितना तुमको बेलमाउंट की ज़रूरत हो उतना मेरे नाम पर जितना पैसा मिल सके उतना उठा लो और बेलमाउंट चले जाओ। टू फेयर पोर्सिया, उस खूबसूरत पोर्सिया के लिए। गो जा, गो जाओ, प्रेजेंटली इंक्वायर, तुरंत पता करो, एंड सो विल आई, ऐसा मैं भी करता हूँ। वेयर मनी, कि पैसा कहाँ मिलता है, वेयर मनी इज, पैसा कहाँ पर मिलता है, कहाँ मिल सकता है। एंड आई नो क्वेश्चन मेक, और मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट, कि तुम मेरे भरोसे पर लेकर आते हो, आर माई स्टेक, या मेरी संपत्ति, यानी जब तुम पैसा उठाओगे मार्केट से, हम आपसे क्वेश्चन इस बात का बिल्कुल नहीं करेंगे कि तुम मेरे विश्वास पर पैसा लाते हो या मेरे कोई संपत्ति को बता करके या मेरे बिजनेस के आधार पर तुम पैसा लेकर आते हो, इसके लिए मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। एक्सीडेंट, और चले जाते हैं। ये दोनों लोग पैसा ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट सीन यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम एक एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में बेल माउंट जाएंगे, जहां हम पोर्सिया से भेंट करेंगे, क्योंकि अब तक हम ये जान चुके हैं कि हमारे दूल्हे भाई बेसानियों हैं और हम सब उनके बाराती। तो दुल्हन पोर्सिया के बारे में जान ले, जिसकी बेसानियों भाई इतनी तारीफों की पुलिया बांध रहे थे। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब हम मिलेंगे एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।